यांचं पर्यावरण विनाश मानवी जीवनाचा अंत. चौथं स्मृती व्याख्यान राजन खान यांचं होतं. विषय होता गंगा जमुना संस्कृती. पाचवं कन्हैया कुमार यांचं होतं. विषय होता युवाओ निर्भय बनो सवाल पूछो. सहावं होतं तुषार गांधी यांचं महात्मा गांधी से गौरी लंकेश तक. आणि सातवं होतं स्वाती बाबा आढाव यांचं सातवं स्मृती व्याख्यान जे 20 ऑगस्ट 2020ला होतं. हे ऑनलाईन आपण केलं होतं. करोनाचा काळ होता. सत्य शोधकाम पुढील दहशतवादाची आव्हाने यावर बाबा आढाव बोलले होते. आठवं स्मृती व्याख्यान आणि व्याख्यानमालेमधलं 92वा पुष्प गुंफलं होतं डॉक्टर योगेंद्र यादव यांनी. गणतंत्र को खतरा और किसान आंदोलन. 9वं व्याख्यान होतं प्राध्यापक जयदेव डोळे यांचं 20 ऑगस्ट 2022ला. ते व्याख्यानमालेमधलं 104 पुष्प होतं. ते स्वातंत्र्य लोकशाही समता मूल्यांवरील हल्ले होतात त्याचे काय. 10वं स्मृती व्याख्यान तिस्ता से तलवत याच सभागृहामध्ये झालं होतं. तानाशाही काल में भारत की पुनर्कल्पना. 11वं स्मृती व्याख्यान आणि व्याख्यानमालामधलं ते 128वं पुष्प होतं. JNUमधील प्राध्यापक डॉक्टर शरद बाविस्कर यांचं परिस्थितीजन्य शांत विवेकवाद व अंधश्रद्धा. आणि आजचं आपलं हे 12वं स्मृती व्याख्यान आहे. वक्ते आहेत अशोक कुमार पांडे, नेहरू पटेल और भारत का निर्माण. मित्रांनो, साधारणतः हा आत्तापर्यंतचा व्याख्यानांचा प्रवास. हा प्रवास आपण सर्वांनी मिळून एकत्र केला. या प्रवासातले वेगवेगळे टप्पे आहेत. आज पाऊस असतानाही व्याख्यान होईल की नाही याविषयी मनामध्ये थोडी शंका होती. पण आमच्या बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये ती नव्हती, कारण प्रतिसाद हा असतोच आणि प्रवाहाच्या विरोधामध्ये जाण्याचंच आपलं काम आहे. हे या व्याख्यानाला जशी आज तुमची उपस्थिती आहे तशी सकाळी जो मॉर्निंग वॉक झाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जो केला त्यालाही भर पावसामध्ये आपण सर्वांनी प्रतिसाद दिला. आपलं काम हे म्हटलं तर तसं प्रवाहाच्या विरोधामध्ये आहे. त्यामुळे आशा निराशा यामधून जावंच लागतं. पण अनेकदा विचार केला तर शेवटी आपण जे करत आहोत तेच टिकतं. राजा राममोहन रॉय यांनी ज्यावेळेस सती प्रथेविरोधामध्ये चळवळ हाती घेतली त्यावेळेस लोकांनी वेड्यातही काढलं, त्यांना एकटंही वाटलं असेल. पण आज ती प्रथा बंद झाली आहे. सावित्रीबाई फुलेंनी ज्यावेळेस स्त्री शिक्षणाचं सार्वत्रिकरणाचं घेतलं त्यावेळेस त्यांच्यावरही शेणाचा मारा झाला. पण आज मागे वळून बघताना महिलाचं शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण हे आपण केलेलं आहे. डॉक्टर दाभोळकर विवेकावर आधारित मांडणी करत होते. त्याची एक मोठी पार्श्वभूमी आहे, इतिहास आहे, वर्तमान आहे आणि भविष्यही आहे. त्याच्यातला हा एक आपला पाडावा आहे. ही एक कडी व्याख्यानमालेची आहे. तो प्रवास आत्तापर्यंत आपण यशस्वीपणे केलेलो आहोत आणि यापुढेही आपण सर्व एकमेकांच्या साथीने करत राहू. धन्यवाद. सबसे पहले तो आप सब लोगों का, ख़ासतौर पे आयोजकों का आभार कि मुझे इस आयोजन में आप लोगों ने आमंत्रित किया. मैं अभी बात कर रहा था लोकेश जी से, तो बताया कि जब हत्या हुई थी 2013 में तो हम लोग नया दिल्ली पहुंचा था और उसके तुरंत बाद गोविंद पानसरे का आया और हम लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था. लेखकों का जंतर मंतर पे हम लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और उसके बाद ही साहित्य अकेडमी के बहिष्कार वगैरह का सारा कुछ चला था. हालांकि इस तरह के आंदोलन जहां पहुंचते हैं वहीं तक पहुंच पाया. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था. मैं नेहरू पटेल पर आऊँ उससे पहले थोड़ी सी बात. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हेट स्पीच के मामले में और हेट हिंसा के मामले में, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे पहुंच गया है यूपी के बाद. और मैं सोच रहा था कि फुले, अंबेडकर, गोविंद पानसरे
दाभोलकर, इन लोगों की ज़मीन पर इस तरह की हिंसा और इस तरह की नफ़रत फैल कैसे रही है। फिर मुझे लगा कि जब नफ़रत की आंधी चलती है तो क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या गुजरात, सारी हमारी परंपराएं एक एक करके टूटती जाती हैं और उसकी जगह पर नफ़रत और हिंसा जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी आत्मा के अंदर भरती चली जाती है। वरना एक बार रुक के सोचना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म हुए कितना वक्त हुआ? 80 साल। 80 साल इतना लंबा वक्त नहीं होता है। अभी भी हो सकता है 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई थोड़ी बहुत देखी हो, 10 साल के बालक के रूप में, 8 साल के बालक के रूप में देखी हो, और अभी उस पीढ़ी के ख़त्म होने से पहले ही ऐसा लगता है कि आज़ादी की लड़ाई के सारे आदर्श हमने एक एक करके बिसरा दिए। लेकिन वैसे में जब मुझे ये खबर मिलती है कि नासिक शहर के अंदर 2014 से लगातार ये आयोजन हो रहा है, मैं अभी नाम सुन रहा था, बहुत सारे मित्र हैं उसमें, तुषार जैसे बड़े भाई हैं, ये सारे लोग आए थे, तो उम्मीद जगती है और ये उम्मीद बार बार जगती है। इसलिए इस तरह के आयोजनों को मैं किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहता हूँ, कैसे भी पहुँच जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बात सुनकर आप लोगों को ताकत मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे ताकत मिलती है कि हाँ, इतने सारे लोग और भी हैं जो मेरी ही तरह या मुझसे और बेहतर तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। विषय आज का है नेहरू, पटेल और भारत का निर्माण। भारत के निर्माण की बात जब होती है, कोई आकर अभी मुझसे कहने लगेगा कि नेहरू पटेल क्या भारत का निर्माण करेंगे, ये तो इतने 1000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट करने भी नहीं जा रहा हूँ कि हमारी संस्कृति पुरानी नहीं है या हमारी संस्कृति कोई इतनी कमज़ोर या ऐसी बेकार की एंटाइटी थी कि उसको पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ा। ये सारा कुछ मैं यहाँ पर नहीं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब सच नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये है कि जब युग बदलता है, सामंत काल से आधुनिक युग आता है, राजा से वोटर का युग आता है, तो उस समय भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं आपको अपने देश को कैसा बनाना है ये तय करने के लिए। और ये समझने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर समकालीन इतिहास थोड़ा सा उठाकर उस दौर का देख लीजिए, सिर्फ इतना देख लीजिए, और उसके लिए गूगल, AI, जहाँ से मन करे आप देख लीजिए, हमारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो और कौन कौन से मुल्क आज़ाद हुए थे। अफ्रीका में, एशिया में जो गुलामियां दूर हुई थी, उनमें और कौन कौन से मुल्क थे जो 1940 से लेकर 1960 के बीच में आज़ाद हुए हैं। लंबी लिस्ट है, आप उठा के देखेंगे। अफ्रीका के तमाम सारे देश हैं, एशिया के तमाम सारे देश हैं, जब यूरोपीय उपनिवेशवाद टूटता है और वो आज़ाद होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो वो है कि उस लाइन पर सबको खड़ा कर दिया गया और अब एक गोली चलेगी और देखना है कौन कितनी तेज़ दौड़ता है। असल खेल तो यहाँ से शुरू होता है कि आज़ाद होने के बाद वहाँ किस तरह के देश बने, किस तरह की व्यवस्थाएं बनी, किस तरह का समाज बना और हमारा समाज कैसे बना। ये ज़रा सा हम समझ जाएं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र निर्माण का जो मतलब है वो अपने पुरखों को, 1000 साल पुराने, 200 साल पुराने, 400 साल पुराने पुरखों को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उनमें से जो हमारे ऐसे पुरखे थे जो आगे की राह दिखा रहे थे, उनके रास्ते पर हम कितना चले और कितना नहीं चल पाए। और इसीलिए हर जगह मैं एक बात ज़रूर सबको याद दिलाता हूं जो सबको पता होती है। आज़ादी की लड़ाई की 3 धाराएं थी, बहुत स्पष्ट 3 धाराएं थी। पहली धारा थी अहिंसा की धारा, लोकतंत्र की धारा, जो कांग्रेस जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रही थी बाय डिफॉल्ट। और उसी धारा में आपको गांधी दिखाई देते हैं, नेहरू दिखाई देते हैं, सरदार पटेल दिखाई देते हैं, मौलाना आज़ाद दिखाई देते हैं। और अगर आप इस बात को समझ पाएं कि आज़ादी की लड़ाई दोहरी आज़ादी की लड़ाई थी, एक तरफ समाज की मुक्ति की लड़ाई थी और एक तरफ राजनैतिक मुक्ति की लड़ाई थी, तो हमारी सामाजिक लड़ाई के सबसे बड़े हीरो फुले और अंबेडकर भी आपको उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देंगे, एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण पर अहिंसक रास्ते से चलने का रास्ता। दूसरी लड़ाई थी जिसमें हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो या तमाम सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, बंगाल से लेके, महाराष्ट्र से लेके, पंजाब से लेके हमारे यूपी तक तमाम सारे क्रांतिकारी थे जो एक अलग तरह का सपना देख रहे थे। भगत सिंह तक पहुंचते पहुंचते ये सपना बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है जब वो अपने संगठन का नाम रखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन इसमें जो है वो साफ बताता है कि एक बराबरी वाला समाज
जो रिपब्लिकन होगा, तानाशाही नहीं होगी, इस बात को समझना चाहिए, तानाशाही नहीं होगी, रिपब्लिकन समाज होगा, तो ये दो धाराएं थोड़ा सा अलग अलग रास्ते पर चलते हुए एक ही जगह पहुंचती हुई दिखती हैं, जहां समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ सपना है और रिपब्लिक होने का, लोकतांत्रिक होने का मामला है। मैं मजाक में कहता हूं कि अगर आपको नासिक से दिल्ली जाना है तो दो रास्ते हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि मुंबई तक चलते हैं, एक आध दिन रुकेंगे, फिर आराम से मुंबई से चलेंगे, और कोई कहेगा नहीं, यहां से जो पहली ट्रेन मिलती है उसको लेकर भागो, लेकिन लक्ष्य एक है कि दिल्ली पहुंचना है। लेकिन एक तीसरी धारा भी थी जिसको नागपुर पहुंचना था, जिसको दिल्ली जाना ही नहीं था, जिसमें आजादी का मामला कहीं था ही नहीं, जिसमें यह था कि अगर आजादी मिल जाती है तो उस पर हम कब्जा कर लें और फिर अपने अपने तरीके का हिंदुस्तान बनाएं, हिंदू हिंदुस्तान और मुस्लिम हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान। ये वो रास्ता है जो सावरकर का रास्ता था, ये वो रास्ता है जो गोलवरकर हेडगेवार का रास्ता था, और ये वो रास्ता है जो लियाकत का रास्ता था, ये वो रास्ता है जो जिन्ना का रास्ता था। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि इन दोनों रास्तों को, क्रांतिकारियों के और कांग्रेस के रास्ते और ये वाला जो रास्ता था सांप्रदायिकता का रास्ता, इन दोनों को अलग अलग करना होगा। यही वजह है कि अगर वो वीर भी थे तो मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि मेरा जो सपना था वो उनका सपना नहीं था, और उनका जो सपना था वो मेरा सपना या मेरे भारत का सपना हो ही नहीं सकता था। यही वो कारण है कि मैं तमाम वीरताएं, तमाम बलिदान, तमाम सादगी पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इस बात से कुछ तय नहीं होता है कि आप कितने वीर हैं, आपने कितना बलिदान दिया। तय इस बात से होता है कि आपने किस बात के लिए बलिदान दिया। अगर किसी की हत्या के लिए, किसी के घर जो चोरी करता होगा, कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कितनी मेहनत करता होगा। मतलब घर हम पूरा लॉक करके रखते हैं, उसको तोड़ना, दीवार फाड़ना, फिर सारे खतरे उठाकर घर के अंदर घुसना, फिर सामान चुराना और फिर भागना और फिर पुलिस से बचते रहना, कितना मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए, हम आप क्या करते हैं, सुबह गए, नौकरी किए, शाम को आ गए, दरवाजा बंद किए, सो गए। तो मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन असल चीज है नीयत। और इसीलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं कौन वीर था, कौन वीर नहीं था। हालांकि निरंजन भाई बैठे हुए हैं तो वीरता की कहानियां सुना चुके हैं पहले ही बहुत सारी, हमसे ज्यादा तो सुनाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये लोकतांत्रिक देश बनने का मामला था तो पूरा संघर्ष अगर आप उठा के देखें 1922-23 से कम अगर उठा के देखें आप 1947 का, तो ये संघर्ष बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन 1926-27 तक आते आते कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद की हत्या, भगत सिंह की हत्या के बाद धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर होने लगता है। और मैं एक और बात यहां पर बता दूं, समय कितना है मेरे पास? ठीक है, फिर तो बहुत है, ठीक है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि अब तमाम ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच में अच्छे खासे रिश्ते थे। हाईएस्ट लेवल पर नहीं थे, गांधी जी के साथ नहीं थे। गांधी जी कभी किसी क्रांतिकारी की सहायता उस तरह से नहीं कर सकते थे, क्योंकि बंदूक के पूरे दर्शन के खिलाफ थे। लेकिन निचले लेवल पर आप जाएंगे, जिला अध्यक्ष के लेवल पर आप जाएंगे या जिला के कार्यकर्ताओं के लेवल पर जाएंगे, तो क्रांतिकारियों और कांग्रेस के बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे। आर्थिक सहायता, छुपने की सहायता, तमाम सारा। कामा मैक्लियान की जो नई किताब आई है, मैं सबसे कहता हूं उसको जरूर पढ़ना चाहिए। वो बताता है कि कैसे और कांग्रेस और क्रांतिकारी विचारधारा एक दूसरे के साथ मिलकर ग्राउंड पे काम कर रही थी। और ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है 1942 के आंदोलन में, जब भारत छोड़ो चल रहा था और सिर्फ 2 संगठन ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग थे, बाकी सब लगभग थोड़ा आगे पीछे मिलजुल के काम कर रहे थे। और वहां तो ऐसा लगता है कि गांधी जी भी थोड़ी छूट देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि हिंसा हुई, तो वो ये कहते हैं कि यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह का दमन किया। तो ये पूरी लड़ाई सीधे सीधे 2 खेमों में बंट जाती है। एक तरफ धर्म आधारित तानाशाही वाला शासन और दूसरी तरफ लोकतंत्र आधारित एक व्यक्ति एक वोट का शासन। इसमें सबसे जरूरी चीज बन के उभरता है सेकुलरिज्म। उसी से सब कुछ तय होना था। अगर हम सेकुलर स्टेट बन रहे थे तब हम डेमोक्रेटिक स्टेट भी बन सकते थे। अगर हम सेकुलर स्टेट नहीं बनते तो किसी भी हालत में डेमोक्रेटिक स्टेट बन ही नहीं सकते थे। और आप उठाकर देख लीजिए पूरी आज़ादी की लड़ाई 1910-15 के बाद की पूरी लड़ाई उठा के देख लीजिए। जो लोग सेकुलर खेमे से नॉन सेकुलर खेमे में गए या लगातार नॉन सेकुलर ही रहे, कम्युनल कहना चाहें कम्युनल कह लें, वो सब कहीं ना कहीं तानाशाही के समर्थन में जाकर खड़े हुए।
जबकि जो लोग सेकुलर मूवमेंट के साथ थे वो सारे के सारे लोकतंत्र के साथ जाकर खड़े हुए। अब जरा इस भारत निर्माण को पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं और नेहरू पटेल को जोड़ के देखते हैं। एक बड़ा मजेदार नया चला है खेल ये पिछले 10 सालों से कि नेहरू तुम्हारे लेकिन पटेल हमारे। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि लगता यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चुपचाप आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और हम लोगों को बताया नहीं था, धोखा कर दिया था हम लोग के साथ, हम लोग को बताया ही नहीं कि वो आरएसएस में चले गए थे। क्योंकि हम लोग तो उनके भाषण पढ़ते हैं, उनके लेख पढ़ते हैं और कहीं एक धब्बा नहीं मिलता है ऐसा जहां पर सरदार पटेल आरएसएस का समर्थन करते हुए नजर आए। मुझे तो नहीं मिला। मैं यहां पर किसी से बहस कर सकता हूं। 10 खंडों में नवजीवन ने छापा है सरदार पटेल का सब कुछ। सरदार पटेल लेखक नहीं थे, उन्होंने अलग से कोई किताब नहीं लिखी। भाषण भी उनके बड़े रूखे सूखे होते थे, फ्लावरी भाषण नहीं होते थे। मैं आऊंगा उनके भाषणों पर। लेकिन 10 खंडों में नवजीवन ने छापा है उनका सारा भाषण, सारा पत्राचार, सब कुछ छापा हुआ है। कोई उसको उठा ले और मुझे दिखाए कि इस वाले पॉइंट पर सरदार पटेल आरएसएस के साथ खड़े हो गए थे। हां, आरएसएस गांधी जी की हत्या करवा देगा या आरएसएस से जुड़े लोग गांधी जी की हत्या कर देंगे, इस लेवल पर चले जाएंगे, ये बात शायद सरदार पटेल नहीं समझ पा रहे थे। मैं आऊंगा उस पर। तो आप देखते हैं कि पहली जरूरत दिखाई देती है संविधान की। पहली जरूरत दिखाई देती है कि आजाद हम हो जाएंगे। जब यह समझ में आना शुरू होता है कि हम आजाद हो जाएंगे तो पहली जरूरत यह है कि हमारा संविधान क्या होगा। और यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर आप समझ सकते हैं कि कैसे सांप्रदायिक धारा अलग हो जाती है और सेकुलर धारा एक साथ आ जाती है। आप वो पूरी बहस पढ़िए संविधान सभा को बनाने की मांग को लेकर। जवाहरलाल नेहरू जिस समय संविधान सभा को बनाने की मांग लेकर आते हैं, उनका समर्थन करने वालों में कौन लोग हैं, उनका विरोध करने वाले में कौन लोग हैं, बस आप ये देख लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई में उस तरह से नहीं शामिल थे। मैं इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 1942 में वो श्रम मंत्री थे, मुझे कम से कम कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन संविधान निर्माण की जो ही प्रक्रिया शुरू होती है बाबा साहब का, आप पत्राचार और लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ही इज मोर देन इंटरेस्टेड। वो इस बात को लेकर लगातार आप कहेंगे कि गैल्वेनाइज्ड हैं कि अगर संविधान सभा कोई बनती है तो उसमें मेरी क्या भूमिका होगी और मैं दलितों वंचितों को अधिकार दिला पाऊंगा कि नहीं दिला पाऊंगा। ये एक पॉजिटिव चिंता है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बयान देता है कि वो सिर्फ अपनी सोच रहे थे तो अब इसके लिए वही जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव चिंता है जिसमें हमारे देश की 30-40% आबादी की स्थिति आज़ादी के बाद क्या होगी ये लगातार शामिल है। और पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है उस संविधान सभा के बनने के लिए कि किस तरह से वो संविधान सभा बनेगी, क्या क्या उसमें होगा, उसके लिए लगातार एक्टिव है। उसमें पेंच कौन फंसा रहा है? हिंदू राष्ट्रवाद को तब तक इतना कमजोर किया जा चुका था कि वो कोई खास पेंच नहीं फंसा पाया, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रवाद जिसको अंग्रेजों का लगातार समर्थन हासिल था, जिन्ना के नेतृत्व में, लियाकत के नेतृत्व में, वो उसमें पहला फच्चर तब फंसाता है जब संयुक्त एक सरकार बनती है जिसमें कांग्रेस भी होती है और मुस्लिम लीग भी होती है। सरदार पटेल को जिस तरह से बार बार कहा जाता है, आप अगर उस सरकार से सरदार नाराज थे तो वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। सरदार इस बात के लिए नाराज थे क्योंकि मुस्लिम लीग के जो नेता थे वहां पर, खासतौर पर जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, लियाकत, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और आप कल्पना करके देखिए कि गृह मंत्री अपने लिए एक चपरासी मांगता था और फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास नहीं करते थे। 2 कुर्सियां मांगता था, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास नहीं करते थे। और उस पूरी प्रक्रिया में सरदार पटेल के समझ में यह बहुत कायदे से आ गया था कि मुस्लिम लीग विभाजन के अलावा और कुछ नहीं चाहती है, उसके साथ मिलजुल कर काम नहीं किया जा सकता है। यह कहना सांप्रदायिकता नहीं था, यह कहना स्थितियों को समझना और स्पष्ट होना था। और यहां पर सरदार पटेल बिल्कुल साफ साफ आपको सही साबित होते दिखाई देते हैं। लेकिन सरदार पटेल और नेहरू में एक फर्क था जिसको समझना बहुत जरूरी है और जिसको समझने पर ही समझ में आता है कि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या अपना वारिस कह लीजिए क्यों चुना। सांप्रदायिकता और विश्व स्थितियों को लेकर जिस तरह की समझ पंडित नेहरू के पास थी, वैसी समझ उस दौर में किसी पार्टी के किसी नेता के पास नहीं थी। यह आज मैं बड़े आराम से कह सकता हूं।
कारण आपको बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होने वाला था उस समय आप सबके खतों किताबत पढ़ लीजिए, यहां तक कि महात्मा गांधी की भी खतों किताबत पढ़ लीजिए, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर कोई बहुत चिंता नहीं दिखाई देती। सबको यह लगता है दूर यूरोप में कुछ चल रहा है, उसका भारत से क्या लेना देना है, और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि दूर यूरोप में चल क्या रहा है। लेकिन उसी दौर में नेहरू निकलते हैं यूरोप की यात्रा पर, स्पेन जाते हैं जहां पर गृहयुद्ध चल रहा था फ्रांको की सेनाओं के साथ, और पंडित नेहरू उस गृहयुद्ध में बॉर्डर पर जाते हैं जहां शायद दूसरी आर्मी के जो आपकी दोस्त आर्मीज होती हैं उसके जनरल्स या फिर राष्ट्राध्यक्षों को ही जाने की अनुमति हो सकती है, वहां पर वो जाते हैं। और वहां जाने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी हैं, जो उस समय के पत्र लिखे हैं, आप उनको पढ़िए, ऐसा लगता है कि अगले 4-5 साल में दुनिया में क्या होना है इसकी कोई भविष्यवाणी कर रहा है। स्पेन के गृहयुद्ध को देखते हुए फ्रांस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, लौटते हुए रास्ते में जर्मनी में उनको रुकना होता है। जर्मनी में जब वो रुकते हैं, होटल में रुके होते हैं, तो उस समय हिटलर कम से कम 4 अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भेजता है कि एक बार 2 मिनट की मुलाकात कर लीजिए। पंडित नेहरू हिटलर से नहीं मिलते हैं। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि पंडित नेहरू मुसोलिनी से भी नहीं मिले थे। इटली गए थे लेकिन मुसोलिनी से नहीं मिले थे। मुसोलिनी, अभी मैंने तानाशाहों पर एक किताब लिखी है, आने वाली है, आ जाएगी वो, तो मुसोलिनी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि विदेश के नेताओं को बुलाना और वहाँ पर अपनी मैग्नामिटी दिखाना और उनके जाने के बाद लोकल अखबारों में अपने हिसाब से खबर छपवाना उसका शौक था। तो ये जान लीजिए कि गोदी मीडिया आज नहीं बनी है, जहाँ जहाँ तानाशाह होता है वहाँ वहाँ गोदी मीडिया होती है। गांधी जी गए हुए थे, और गांधी जी गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी वो? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। सबने समझाया कि मुसोलिनी से मत मिलो, सबने समझाया, जिससे जिससे मिले सबने कहा मत जाओ मुसोलिनी से। लेकिन गांधी जी थे, उनको लगा मेरा क्या कर लेगा, इरकरप्टिबल हूं मैं, मेरा कोई क्या कर लेगा। पहुंच गए मुसोलिनी से मिलने और थोड़ा बहुत प्रभावित भी हो गए, क्योंकि मुसोलिनी को पता था कि इनको कैसे प्रभावित करना है। जो ताकतवर है उसको ताकत दिखा के, जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ाई दिखा के, उसकी लाइब्रेरी बहुत शानदार थी, और जो सिद्धांतवादी है उसको सिद्धांत सिखा के। मुसोलिनी पढ़ा लिखा था, सारे तानाशाह अनपढ़ नहीं होते हैं, मुसोलिनी काफ़ी पढ़ा लिखा था और पत्रकार रहा था। गांधी जी वहाँ से लौट के आए, और गांधी जी इंडिया पहुँचते उसके पहले इटली के अखबारों में गांधी द्वारा मुसोलिनी की तारीफ छप चुकी थी, जो गांधी ने की ही नहीं थी। मुसोलिनी गांधी को भी मूर्ख बना सकता था, पंडित नेहरू को मूर्ख नहीं बना सकता था। इसीलिए जो बार बार ये बात कही जाती है विदेश में पढ़े थे, मैं इसको हमेशा अलग तरीके से देखता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक शहर में पैदा हुए और थोड़ा बहुत तीर्थ विर्थ किए, लेकिन बाकी आप एक शहर में ही आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, तो ये अपने आप में खूबी है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों से आपको वंचित रखती है। पंडित नेहरू जिस समाज में पैदा हुए थे, इलाहाबाद में, मैं वहीं पास गोरखपुर का रहने वाला हूं। अब गोरखपुर दूसरी वजहों से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि वहां के सामाजिक संगठन किस तरह का है, जातिवाद कितना गहरा है। पूरे देश में ही है, वहां भी है। पूर्वांचल अपने अलग अलग वजहों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मैं कई बार सोचता हूं कि अगर पंडित नेहरू विदेश नहीं गए होते तो क्या वो इतने लिबरल हो सकते थे कि पहली बार जब वो ज़मीन पर उतरे हैं तो अवध के किसानों के साथ उतरे हैं। अवध के किसान उनके पास पहुंचे, मोतीलाल जी से मिलने आए हुए थे कि हमारी बड़ी समस्याएं हैं, साथ चलिए। पंडित जी अकेले थे, बोले मैं चलता हूं। 22-23 साल उम्र थी, और अवध में मैं तो पूरा मेरा गांव इलाका सब देखा हुआ है। आज भी अगर आपको कहा जाए अवध के गाँव में 15 दिन लगातार रुकना है तो कई लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन पंडित जी अवध के गाँव में रुके, दलितों के घर खाना खाया, और ये जानते हुए नहीं कि दलित के घर खाना खाने जा रहा हूं, जल्दी कैमरामैन को बुलाओ। सिंपल सी बात है, हम जा रहे हैं, जो रुकवाएगा वो खाना खिलाएगा। हम अगर किसी भी गांव में जाते हैं तो जो रुकवाएगा वो खाना खिलाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। बैलगाड़ियों में चले, पैदल चले। मैं कई बार सोचता रहा कि इलाहाबाद का एक ब्राह्मण, भले वो कश्मीरी ब्राह्मण ही क्यों नहीं था, इतना उदार कैसे हो गया? 23 साल की उम्र में इतना उदार कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं देखे, मैं भी नहीं था, शायद हो ही नहीं सकता है। जिस तरह की हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, होना ही बहुत मुश्किल है जब तक कि आपको कोई बहुत बड़ा गुरु ना मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ ना मिल जाए। और तब मेरे समझ में आया कि पंडित जी की पढ़ाई तो या तो आनंद भवन में हुई
जो अपने आप में एक सेकुलर जगह थी, जहां अंग्रेज़ भी आते थे, जहां मुस्लिम भी आते थे, जहां हिंदू भी आते थे, जहां नॉनवेज भी बनता था। उनकी माँ के रसोई में नहीं पकता था, लेकिन बाहर नॉनवेज भी पकता था। उनके मोतीलाल जी शराब भी पीते थे। तो एक लिबरल टाइप का माहौल था उस ज़माने के हिसाब से। और उसके बाद सीधे चले गए इंग्लैंड, जहां पर जातिवादी थी ही नहीं। और इंग्लैंड के उनके प्रवास का संस्मरण पढ़िए, एक भी राजा महाराजा उनका दोस्त नहीं बनता है। जबकि इंग्लैंड में उस जमाने में दो ही तरह के हिंदुस्तानी जाते थे, या तो नेहरू जी जैसे या राजा महाराजाओं के बेटे। वहां सोशलिज्म सीखने लगते हैं, फेबियन सोशलिज्म सीखने लगते हैं। वहां से भारत की चिंता उनको दिखाई देती है लगातार। और शायद यही वजह है कि पंडित जी मैं भी कह रहा हूं उनको, जबकि उनको पंडित जी सुनना पसंद नहीं था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं विडंबना है कि पंडित जी सुनना उनको पसंद नहीं था, लेकिन आज बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उनको कुछ और साबित करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, नेहरू जी जो थे, मुझे हमेशा लगता है कि शायद इतने लिबरल इसलिए हो पाए क्योंकि यहां की जो गंदगी थी, सामाजिक गंदगियां थीं, अगर वो यहाँ के नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, तो शायद देखते कि उनकी जात वाले अपना खाना अलग बना रहे हैं हॉस्टल में, दलितों का खाना अलग बन रहा है, उनको उनकी जाति की वजह से सम्मान मिल रहा है। और ये तो एक जानी सी बात है कि जातिवाद के बढ़ने का या जातिवाद के बने रहने का बड़ा कारण यह है कि आप कितने भी अवगुणी हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन नाम में आपके एक टाइटल लगा हुआ है तो आपको सम्मान मिलने लगता है। और बिना मेहनत का सम्मान और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। ये वजह है कि यहाँ जातिवाद खत्म नहीं होता है। लोग लगातार अपनी जाति को प्रमोट करते रहते हैं क्योंकि कुछ और प्रमोट करने लायक अक्सर होता नहीं है। तो इस सुविधा से जो पंडित नेहरू वंचित रहे इंग्लैंड में, वहाँ और किसी भी चीज़ का उनको सम्मान मिल सकता था, लेकिन धनी होने का और ब्राह्मण होने का सम्मान उनको नहीं मिल सकता था। पढ़ाई का सम्मान मिल सकता था, खेल में बहुत अच्छे थे, इन सब चीज़ों का सम्मान मिल सकता था, लेकिन जाति और पैसे का सम्मान उस वाले ब्रिटेन में उनको नहीं मिल सकता था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर के आया था और जो काफ़ी प्रगतिशील था। और यही वजह मुझे लगती है कि विश्व राजनीति की समझ और भारतीय समाज की गंदगियों से दूरी, ये दो चीज़ें पंडित नेहरू के अंदर जितनी साफ साफ दिखाई देती हैं, बाकी कहीं दिखना बहुत मुश्किल काम है। गांधी जी के यहां वो थी, लेकिन अलग नैतिक स्तर पे थी। गांधी जी आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर वहां पहुंच चुके थे कि जाति से और बाकी सारी चीजों से मुक्त दिखाई देते हैं, लेकिन पंडित नेहरू वहां किसी नैतिक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, लॉजिकल तार्किक स्तर पे पहुंचे थे। और इस सभा से बेहतर कौन समझ सकता है कि जहां हम तर्क पर पहुंचते हैं वो सबसे बड़ा सच होता है। तर्क से जो चीज हम सिद्ध करके कहते हैं कि नहीं ये सही है, उससे हमें कोई डिगा नहीं सकता, बाकी कहीं से भी डिगाया जा सकता है। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं कह रहा हूं जब आप देखते हैं सांप्रदायिकता हमारे देश में उफान लेना शुरू करती है। खास तौर पे 1942 का जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, वो जब खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और 1945 के बाद हमें ये लगता है कि अब तो आज़ादी मिलनी है। तो जो ही आज़ादी सामने दिखी, अपना अपना हिस्सा लूटने के लिए लोग सक्रिय होते हैं। और सांप्रदायिकता कहने की बात नहीं है कि किस लेवल पर दिखाई देती है, चाहे नोआखली हो, चाहे भागलपुर हो, आप एग्जाम्पल गिनाते चले जाइए। उस समय आप देखते हैं कि बड़े बड़े खंभे जो थे सेकुलर, वो या तो डगमगाना शुरू करते हैं या फिर गिरना शुरू करते हैं। मैं हमेशा एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं, गांधी हत्या पर लिखते हुए। मेरी एक किताब, उसने गांधी को क्यों मारा है, तो उस किताब पर लिखते हुए मुझे वो मिले थे मतलब उनका इतिहास मिला था। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो थे वो फैज़ अहमद फैज़ के दोस्त हुआ करते थे और लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। पंडित नेहरू एक बार जब NWFP जा रहे थे, जिसको अब खैबर पख्तून कहते हैं, तो लाहौर में उनकी मुलाकात शेख अब्दुल्ला से हुई थी, ये बहुत लोग जानते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला से पंडित नेहरू को मिलवाने वाले मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे। नेहरू के करीबी थे, लगभग कम्युनिस्ट थे, काफ़ी वामपंथी थे, कांग्रेस में इस तरह के बहुत सारे लोग थे, और पूरी तरह से सेकुलर हुआ करते थे। 1944-45 आते आते वो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिन्ना के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाए जाते हैं। गांधी हत्या जब होती है उस समय मियाँ इफ्तिखारुद्दीन एक मैसेज देते हैं, उसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और मैं बार बार दोहराता हूँ। उस समय मियाँ साहब कहते हैं कि हम में से उन सारे लोगों ने जिन्होंने सांप्रदायिकता का साथ दिया था, जिन्होंने दंगे होने दिए थे, सिर्फ ये नहीं कि दंगे किए थे, जिन्होंने दंगे होने दिए थे और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में बंटवारा बढ़ाया था, वो सब महात्मा गांधी की हत्या में जिम्मेदार हैं।
यानी तब तक समझ में उनको आया, 1948 में समझ में आया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तब तक तो पाकिस्तान बन चुका था, मियाँ साहब जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके थे। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग में बाद में उनको किनारे कर दिया गया, बाद में क्या क्या हुआ वो सब अलग बात है। ऐसे तमाम सारे लोग थे। और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था जिसमें आपको सरदार पटेल के भी कुछ वक्तव्य ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आप इस तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त था, और ख़ास तौर पर जब मैं बहुत लंबा चला जाएगा अगर कश्मीर वगैरह की मैं बात करने लगूंगा, कश्मीर पर अगर स्टैंड को उठाकर देखिए या बाकी सारी चीज़ों को उठाकर देखिए तो आपको एक बार लग सकता है कि सरदार पटेल थोड़े से डगमगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पंडित नेहरू, मैंने कहा कि तर्क के सहारे पहुंचे थे, लेकिन उनकी अपनी एक मोरालिटी थी, अपना एक मोरल स्टैंड था उनका। और वो मोरल स्टैंड में एक और बड़ी मजेदार चीज़ थी कि पार्टी के मामलों में, रोज बरोज के मामलों में कभी वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं थे। उनके पिताजी भी जब पार्टी से अलग हो गए, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, तो पंडित नेहरू कहीं नहीं गए, वो ओरिजिनल कांग्रेस में रहे। ये अपने आप में मतलब आज वाला नहीं है कि बाप कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में, बहू किसी और पार्टी में। वो अलग तरह का सैद्धांतिक उनका स्टैंड था जिसमें वो कहीं नहीं गए। सरदार पटेल थोड़ा ज़्यादा रगेड थे, और सरदार पटेल थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल थे। प्रैग्मेटिक कहना चाहें प्रैग्मेटिक कह लें, प्रैक्टिकल कहना चाहें प्रैक्टिकल कह रहे हैं। उसके पीछे भी शायद उनका अपना लालन पालन था। उन्हें नेहरू की तरह मोतीलाल नेहरू नहीं मिले थे। वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी, और उसके बाद वकालत सीख के वकालत कर रहे थे। जब पहली बार उनको एडमिशन मिला लंदन से, जानते ही हैं आप लोग कि इनिशियल्स लिखे हुए थे, तो उनके बड़े भाई ने कहा पहले मैं कराता हूं, तो उन्होंने बड़े भाई को भेज दिया। लेकिन इतनी प्रतिभा थी कि दोबारा फिर एडमिशन मिल गया। और जिस समय वो लंदन में थे, आप ये देखेंगे कहीं दाएं बाएं घूमते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनको किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। सोच के गए हुए थे कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बन के आ जाना है, पैसे कमाने हैं। लौट के आए, बैरिस्टर बन गए, अच्छे पैसे कमाते थे। अहमदाबाद के क्लब में रोज शाम को शराब पीते थे, ब्रिज खेलते थे और शानदार सिगरेट पीते थे। अब वो उनकी किस्मत खराब थी, और हमारे गांधी जी की किस्मत अच्छी थी कि गांधी जी प्रचार कर रहे थे वहाँ पर, अचानक क्लब में ये दिख गए। इन्होंने मजाक जैसा उड़ाया मनी मन में, लेकिन अजीब सा आदमी जब दिखता है तो इंटरेस्ट भी जगता है, तो गांधी में इंटरेस्ट जगा। फिर बातचीत शुरू हुई, और राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ये दो ऐसे लोग थे जिनको गांधी जी पूरी तरह से वकालत से खींचकर आज़ादी की लड़ाई में ले आए। और उसके बाद जो है सब इतिहास है। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अगर अपने घर में रह जाते हैं, एक संवाद मैंने कहीं पढ़ा, सरदार पटेल ने एक बार गांधी से पूछा था कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मुसलमान नॉनवेज खाता है और हिंदू तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो फिर एकता कैसे होगी? अब आप ये सोचिए, ये सवाल कोई ऐसा आदमी नहीं पूछ सकता जिसने दुनिया घूमी हो, क्योंकि अगर वो मेरे गांव में आया होता तो उसने देखा होता कि मेरे घर में तो बकरे की बलि होती है, तो हमारे घर के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वेजिटेरियन फैमिली जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन गुजरात में जहां पर सरदार पटेल थे, वो इलाका आप देखिए, जैनों का जिस तरह से प्रभाव है, चाहे वो गुजरात हो चाहे लगा हुआ राजस्थान हो, वहाँ वाकई ऐसी स्थिति है कि ज़्यादातर हिंदू जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। जैन प्रभाव इतना ज़्यादा है। तो वो अपने लोकल में इतना गड़े हुए थे कि गांधी जी को बताना पड़ा, जो उनसे पहले इंग्लैंड घूम आए थे और दुनिया थोड़ी देखी थी, कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, और खाना एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आधार पर एकता ना हो सके। सरदार पटेल की शुरुआत वहाँ से होती है। कमिटमेंट वहां से धीरे धीरे पैदा होता है। और एक सीधा सवाल है कि अगर वो कम्युनल होते ही तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनको आरएसएस में जाने से रोक लेती? कौन रोक लेता बताइए? कोई रोक सकता है? ठीक बात है कि वो पंडित नेहरू की तरह वामपंथ की तरफ झुके हुए नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर को लेकर, प्राइवेट इकोनॉमी को लेकर उनके जो विचार थे वो पंडित नेहरू से अलग विचार थे। वो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इकोनॉमी को ज़्यादा महत्व देते थे, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो वैचारिक विरोध थे, ये वैचारिक विरोध उस गोल सर्कल के अंदर थे जिस सर्कल के बाहर सांप्रदायिकता थी, जिस सर्कल के बाहर तानाशाही थी, जिस सर्कल में गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर और ये सारे लोग थे। उस सर्कल में तीन चीज़ें ये नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं थी, तानाशाही नहीं थी और जातीय नफरत नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर जाति के मामले में निश्चित तौर पर इन सब लोगों से बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन ये बाकी लोग भी इस सिद्धांत पर सहमत तो थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप तो यही होता है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि जातिवाद गलत है।
उसके बाद तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वो साइंटिफिक टेम्पर जहां आपको कांग्रेस के अंदर लड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कांग्रेस साइंटिफिक टेम्पर वाली थी, न है, और निकट भविष्य में हो पाएगी इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मास ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो लीडरशिप थी वो आज़ादी की लड़ाई से पहले और आज़ादी की लड़ाई के बाद साइंटिफिक टेम्पर की बात लगातार करती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दूसरा पक्ष है वो साइंटिफिक टेम्पर के हमेशा खिलाफ रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। साइंटिफिक टेम्पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। इसलिए सरदार पटेल को कब्जा करने की कितनी भी कोशिशें वो कर लेंगे, सरदार पटेल का अपना लिखा हमेशा रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तो वो लिखा और बोला जो गांधी जी की हत्या के बाद है। गांधी जी की हत्या के बाद जो सरदार पटेल के आखिरी पब्लिक भाषणों में से एक है, चेन्नई गए हुए थे वो, और चेन्नई का वो भाषण अंग्रेजी में है। मैंने कई बार अपने ट्विटर पर उसको पोस्ट किया है। आकाशवाणी के वेबसाइट पर भी वो भाषण आसानी से मिल सकता है, कोई भी सुन सकता है। उस भाषण में सरदार पटेल 3 बातें कहते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो खुल के कहते हैं कि हां, हमने विभाजन को स्वीकार किया, बहुत साफ कहते हैं। और यहां मैं बता दूं कि सरदार पटेल वो पहले कांग्रेस लीडर थे जो विभाजन पर सहमत हुए थे। सबसे पहले लीडर थे सरदार पटेल। इसलिए जितनी बार ये लोग विभाजन के लिए कांग्रेस को गाली देते हैं, खैर उस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले सरदार पटेल को गाली देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं विभाजन पर सहमत नहीं होता तो हमारे देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए थे। यह संभव है कि वो गृहयुद्ध हम जीत जाते, लेकिन इस जीत के रास्ते में कितनी लाशें गिरती, कितने लोग मारे जाते, ये कह पाना मुश्किल है। और यह भी संभव था कि हमारा देश कई कई टुकड़ों में बंट जाता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सरदार पटेल के शब्द हैं। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात वो कहते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि मुसलमान इस देश से बाहर चले जाएंगे, जिन लोगों को ये लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं इस देश को, वो पागल है। और उसमें आरएसएस का नाम लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि उनकी ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। यहां से हमको 2 चीजें मिल जाती हैं। एक तो सरदार पटेल की विचारधारा, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उस पर मुझे कोई तर्क देने की जरूरत है। और दूसरी बात मुझे साफ साफ जो लगती है भारत के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की, कि नेहरू और पटेल इस बिंदु पर एक हैं कि यह देश जो निर्मित होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा, सेकुलर देश होगा, और यहां पर आरएसएस जैसे पागलपन वाले संगठनों की जगह नहीं होगी। अब आप कह सकते हैं कि आरएसएस को खत्म क्यों नहीं कर दिया, फिर लोकतांत्रिक कैसे रह जाता? अगर संगठनों को तलवार से ही खत्म करना हो, गोलियों से ही खत्म करना हो, तो फिर आप लोकतांत्रिक नहीं रह सकते हैं। उसका जो तरीका उनके लिए था वो जन जागरण का तरीका था, साइंटिफिक टेम्पर के प्रचार का तरीका था, और दूसरा तरीका था और साथ में तरीका था एक समाजवादी यानी बराबरी वाले समाज के निर्माण का। 1948 में सरदार पटेल की हो जाती है मृत्यु। तमाम सारी बातें, अभी तो संसद में यह कह दिया गया कि सरदार पटेल जो है वो आकाशवाणी पहुंच गए थे, भाषण देना चाहते थे और उनको भाषण देने से रोक दिया गया। मैं आश्चर्यचकित इस बात पर नहीं था कि 1962 में सरदार पटेल कैसे गए। वर्ष गलत हो सकता है, हम लोग भी इतिहास के हैं तो वर्ष गलत हो सकता है, लेकिन क्या इस देश में किसी की इतनी औकात थी, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि सरदार पटेल को आकाशवाणी पर रोक ले? वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था और सरदार पटेल की औकात और ताकत क्या थी। और वो इस बात को भी नहीं जानते हैं कि नेहरू और पटेल के बीच में रिश्ता क्या था। सबसे मुश्किल चीज यही है कि उनको लगता है नेहरू मतलब मोदी जी और पटेल मतलब अमित शाह। ना, ये रिश्ता नहीं था। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, लेकिन यह रिश्ता नहीं था, क्योंकि जो संघर्ष उन लोगों ने मिलकर साथ में किया था, जैसे जेलों में उन्होंने समय गुजारा था और लड़ते हुए गुजारा था, यह भी बता दूं, बड़े मोहब्बत से नहीं गुजारा था। 1942 वाले में जब गिरफ्तार दोनों लोग होते हैं, आप देखिए कितनी तीखी बहसें हैं। लेकिन आप यह भी देखिए
कि कैसे सरदार पटेल पंडित नेहरू की चिंता करते हैं और सरदार पटेल के ज़रा से बीमार होने पर कैसे पंडित नेहरू उनके सिरहाने बैठकर उनकी चिंता करते हैं। ये प्रेम कब पैदा होता है? ये प्रेम मैंने दो ही जगह देखा है। ये प्रेम या तो पॉलिटिकल लड़ाई में जो साझेदार होते हैं उनका होता है, जो एक ही लक्ष्य के लिए साथ में लड़ रहे होते हैं, या तो ये प्रेम उनके बीच में होता है, और या परिवार में पति और पत्नी के बीच में मैंने ये प्रेम देखा है। तब होता है आप आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन एक दूसरे के लिए कमिटमेंट इतना होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई परेशान हो जाए, तो आप सब काम छोड़कर वहां पर खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल और नेहरू का जो प्रेम था वो समान राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए, मुक्त की लड़ाई लड़ते हुए पैदा हुआ था। गांधी की मृत्यु के बाद जब सरदार पटेल जाते हैं संसद में और कहते हैं माई लीडर पंडित नेहरू, तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं था कि उसके पहले माई लीडर नहीं मानते थे। वो इसलिए कहते हैं कि अब बाप चला गया, अब आपको दुनिया को बताना पड़ेगा हम साथ खड़े हैं। जब तक गांधी जी थे तब तक तो कुछ नहीं, आपस में लड़ लो, बुला के बेचारा बूढ़ा आदमी समझाता रहेगा। मरने के पहले भी तो बुला के समझा ही रहे थे। सरदार पटेल इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। मरने के पहले जो आखिरी बातचीत हुई है उसमें सरदार पटेल को यही तो समझा रहे थे कि भैया तुम सरकार कैसे छोड़ दोगे, तुम लोगों को मिलके ही चलाना है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब व्हाट्सएप हमें यह बताता है कि गांधी जी तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे। जो गांधी जी कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे वो 30 जनवरी 1948 को दोपहर में सरदार पटेल से कह रहे हैं कि तुमको और नेहरू को मिलकर सरकार चलाना है। मतलब ये कोई मैं अपने आप नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, इसका तो रिकॉर्ड है। गांधी का तो लिखा पढ़ा बोला सब कुछ 40-42 कितने खंडों में है वो, 92 खंडों में, 96 खंड अब तो हो गए, 96 खंडों में सारा कुछ है। किसी भी डेट पे आप उठा के देख सकते हैं। लेकिन एक बार जब महात्मा गांधी चले जाते हैं तो उस जिम्मेदारी का एहसास होता है, जहां नेहरू की भाषा भी बदलती है और सरदार पटेल की भाषा भी बदलती है। और इसकी कहीं कोई और वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत बदल गया, ऐसा नहीं कि विचार बदल गया, ऐसा नहीं कि आपसी लड़ाइयां थोड़ी कम हो गईं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि कोई है नहीं जो समझौता करा देगा, खुद लड़ना है और खुद समझौता करना है। और इसीलिए संसद में जाकर सरदार पटेल कहते हैं माई लीडर पंडित नेहरू। चिट्ठी में माई डियर जवाहरलाल ही लिखते थे। सरदार साहब की जितनी चिट्ठियां हैं उसमें माई डियर जवाहरलाल लिखते थे। उम्र में लगभग 15-16 साल जवाहरलाल नेहरू छोटे थे, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। एक दिन मैंने देखा, मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां इसको भी तमाशा बनाया जा रहा था कि वो इज्जत नहीं करते थे, माई डियर जवाहरलाल नाम लेके बुलाते थे। अब ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं दिन भर होटल में रहा, सिर्फ 2 घंटे मेरे लिए आया गया। अगर कोई इस बात को ना समझे कि मैं 6 घंटे सोना चाहता था, तो कोई कह सकता है कि मुझे तो सिर्फ 2 घंटे अटेंड किया गया, तो मेरा तो सम्मान ही नहीं हुआ। तो माय डियर जवाहरलाल कह दिया गया तो सम्मान ही नहीं हुआ। ये जो पंडित नेहरू और जवाहरलाल को लगातार लड़ाने की कोशिशें की जाती हैं, ये सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि राष्ट्र निर्माण का स्वप्न जो उनका था वो इनका नहीं है। और ये बताना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि पंडित नेहरू या पटेल, नेहरू तो खैर हो ही नहीं सकते, पटेल इनके हो ही इसलिए नहीं सकते क्योंकि राष्ट्र निर्माण का स्वप्न इनका अलग है। जब ये कहते हैं देशभक्त और देशद्रोही, तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही कहते हैं। मैं उस संगठन के लिए देशद्रोही हूं क्योंकि मेरा जो भारत है वो उस संगठन का भारत है ही नहीं। मेरी जो भारत की कल्पना है, जिसके लिए पंडित नेहरू, गांधी और सारे लोग लड़ रहे थे, मौलाना आजाद, वो भारत था ही नहीं जिसके लिए सावरकर, हेडगेवार, गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष कर रहे थे। ये 2 अलग अलग भारत हैं। मैं अपने भारत का देशभक्त हूं। देशद्रोही तो मैं उनको नहीं कहूंगा क्योंकि गांधी ने भी नहीं कहा। मैं अपने भारत का देशभक्त हूं, उनके भारत का देशभक्त कैसे हो सकता हूं? मेरा जो भारत है उसका जो स्वप्न था वो सबको साथ लेकर चलने का स्वप्न था। वो धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार ही नहीं करता था। वो जिन्ना से कहता था कि ठीक है, तुमको चाहिए ले जाओ ये पाकिस्तान, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो भारत है। वो कोई हिंदू स्थान नहीं बन रहा था पाकिस्तान की तुलना में, वो भारत बन रहा था जो ओरिजिनल इंडिया होने को क्लेम कर रहा था, जो क्लेम कर रहा था कि 1857 और उसके बाद की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है वो पूरी की पूरी हमारी विरासत है। जो अपने विरासत को ढूंढने के लिए न तो अरब जा रहा था और न तो नेपाल जा रहा था,
जो अपनी विरासत को छांट छांट के किनारे नहीं कर रहा था कि मौलाना आज़ाद नहीं रहेंगे इसमें और गांधी रहेंगे, जो सारी विरासत को एक साथ संभाल रहा था, जो 1857 से लेके 1947 तक आज़ादी की लड़ाई चली है, जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ है, भारत एक विचार के रूप में डेवलप हुआ है। आप जब घर बनाते हैं तो एक घर ज़मीन पे बनता है और एक घर आपके दिमाग में बन रहा होता है। अगर दिमाग में घर ना बने, आर्किटेक्चर अगर दिमाग में घर ना बनाए, तो ज़मीन पे घर ऐसा बनेगा कि बेडरूम कहीं, ड्राइंग रूम कहीं, इस कमरे से उस कमरे में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप बहुत सारा एरिया ले लेंगे लेकिन वहाँ पर आपके सामान नहीं सच पाएंगे। ऐसे ही देश भी पहले सपनों में बनता है। अगर भगत सिंह का लिखा आपने पढ़ा होगा, और निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, तो भगत सिंह के सपनों का एक देश है जिसमें वो लगातार बताते हैं, सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले जाएं, उनकी जगह पर काले अंग्रेज आ जाएं तो आज़ादी का क्या मतलब है। ये एक राष्ट्र का सपना है। जब पंडित नेहरू लगातार संविधान सभा के अंदर और उसके पहले अपने पत्रों में, लेखों में या बताते हैं कौन है भारत माता, वो कहानी इतनी फेमस अब तो हो चुकी है कि सब जानते हैं। किसी सभा में गए, सारे किसान बैठे हुए थे और उनसे पूछा कि अच्छा तुम लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हो, कौन है ये भारत माता? और आप सब जानते हैं कि सब ने अलग अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब भारत माता हो। इस देश की धरती, इस देश का पानी, इस देश की ज़मीन और इस देश में रहने वाला एक एक इंसान भारत माता है। जब हम जय बोलते हैं तो सबकी जय बोलते हैं। ये क्या है? ये एक राष्ट्र का स्वप्न है। सरदार पटेल जब राजाओं के साथ बात कर रहे होते हैं, उस बीच के कुछ पत्र हैं जो उन्होंने लिखे हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये स्वप्न नेहरू के कितने आइडेंटिकल हैं। महात्मा गांधी जब नोआखली में जाके उतने हिंसक माहौल में शाम को प्रार्थना सभा करते हैं और उस प्रार्थना सभा में जब उनको मारने की कोशिश होती है, गला दबाने की कोशिश होती है, उसके बाद भी प्रार्थना सभा नहीं रोकते हैं। जहां कुरान से भी वो पढ़ते हैं, जहां वो वेद से भी पढ़ते हैं, जहां वो गुरु ग्रंथ साहब से भी पढ़ते हैं, तो केवल क्या तमाशा कर रहे थे? वही तो था राष्ट्र का स्वप्न, जहां की प्रार्थना में वेद की ऋचाएं भी शामिल थीं, आयतें भी शामिल थे, कुरान की शब्द भी शामिल था, गुरु ग्रंथ साहब का सब कुछ शामिल था। और सब मिलाकर जो प्रार्थना थी वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए थी। यही तो भारत का स्वप्न था जो नेहरू देख रहे थे, जो गांधी देख रहे थे। और इसके बिल्कुल बराबर एक स्वप्न चल रहा था, और जिस स्वप्न को बनाने के लिए सबसे जरूरी था इतिहास को विकृत करना, और वो स्वप्न देख रहे थे सावरकर। एक हाथ से इतिहास को विकृत कर रहे थे, चाहे वो मराठों का इतिहास हो, और इसीलिए उनको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके स्वप्न में सेट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जिस मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था, अगर उसका रेप कर दिया गया होता, अगर उसके साथ जिना कर दिया गया होता तो वो बेहतर होता। वो स्वप्न हमारे भारत का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो गोविंद पानसरे की किताब में आने थे। वो गोविंद पानसरे की कलम से जो लिखे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो हमारे भारत की विरासत हैं। वो उनको एक विरासत के रूप में हम जब पाते हैं तो गौरवान्वित होते हैं, और उसी विरासत को जब सावरकर अपने यहां लाना चाहते हैं तो वो शर्मिंदा होते हैं। उनके लिए सवाल होता है कि रेप क्यों नहीं किया। वो हमारे इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक को रेपिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब जाकर उनके सपनों का भारत बनेगा। वो हमारे सारे विरासत को हिंसा, खून और नफरत से भर देना चाहते हैं, तब उनके हिसाब का भारत बनेगा। आज भी देख लीजिए आप, एक साहब पूछते हैं कि गांधी के हत्यारों पर सब बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह के हत्यारों पर क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि अगर करने लगेंगे तो परेशान हो जाओगे। गुरु गोविंद सिंह के जो हत्यारे थे वो पहाड़ी राजा भी थे, जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की हत्या के लिए बिल्कुल दबाव डालते हैं कि इनको मार दो, अगर ये सपोले जिंदा रहेंगे तो कल को विद्रोह कर सकते हैं। इतिहास इतनी सीधी लाइन पर नहीं चलता है, और यह आपके ऊपर है कि इतिहास से आप क्या चुनते हैं। अपने पिता के बारे में याद कीजिए। सारे लोग, मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत सारे इस उम्र के लोग हैं जिनके पिताजी नहीं होंगे। एक तरीके से याद करेंगे तो याद आएगा, बहुत पीटते थे, गालियां देते थे। हो सकता है किसी के पिता शराब पीते हों, हो सकता है किसी के पिता के अंदर और कमी हो। आपके ऊपर है, वो याद कर लीजिए और जीवन भर किलसते रहिए। और दूसरी तरफ याद करेंगे तो याद आएगा कि कैसे आपको कॉलेज लेके गए, स्कूल में एडमिशन ले आने लगे, कैसे आपको प्यार किया,
कैसे आप बीमार थे तो आपकी सेवा किया। आपका चयन है कि आप क्या चयन करेंगे, किस चीज को अपनी स्मृति में रखेंगे और उसके आधार पर कैसे पिता बनेंगे। एक चयन यह हो सकता है कि मेरे पिता के अंदर जो कमजोरियां थी उनको मैं दूर करूंगा और अपने बच्चे के लिए बेहतर बाप बनूंगा। और एक चयन यह हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे हाथ से मारा करते थे तो मैं अपने बच्चे को जूते से मारूंगा। आपका चयन है, जैसा चाहेंगे वैसा भविष्य बनेगा। इतिहास से जो सीखना चाहेंगे, और ये सारी बातें मैं तब से क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी है तो यह समझ में ही नहीं आएगा कि एक शानदार इतिहास दृष्टि कैसे एक शानदार भविष्य बनाती है। अपनी विरासत को देखा कैसे जाता है, अकबर को कैसे देखा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे देखा जाता है, बुद्ध को कैसे देखा जाता है, वो देखने की दृष्टि देते हैं आपको पंडित नेहरू। वो देखने की दृष्टि और उसके आधार पर एक बेहतर भारत के निर्माण की, एक बेहतर भारत, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि देते हैं आपको नेहरू। और उस प्रक्रिया में बिना ज्यादा बोले, बिना भाषण दिए, बिना फिलोसॉफिकल हुए, एकदम आयरन की तरह, लोहे की तरह खड़े आपको दिखाई देते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल गांधी की हत्या के बाद का एक वो है वाकया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पत्र लिखते हैं और उसमें आरोप लगाते हैं कि सावरकर के ऊपर जो केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, वो पॉलिटिकल वजहों से चल रहा है, उसका कोई और कारण नहीं है। उस पत्र का जवाब पढ़ना चाहिए सरदार पटेल का, और तब समझ में आता है कि नेहरू से कुछ भी और बेहतर हो ना हो, वकील जरूर वो नेहरू से बेहतर थे। और ये सच भी है, बेहद सफल वकील थे। उसमें वो लिखते हैं, बहुत कायदे से लिखते हैं और पॉइंटर्स दे के लिखते हैं कि किस तरह से मैं सारे मुकदमे जो चल रहे हैं उनको खुद ध्यान में रख रहा हूं, एक एक चीज देख रहा हूं, और कौन कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। केस जो है वो शुद्ध रूप से जो साक्ष्य और बाकी सारी चीजें उपलब्ध हैं उन पर चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद वकील थे और सफल वकील थे, उसके बाद वो सरदार पटेल को इस पर एक पत्र नहीं लिखते हैं। इसके अलावा एक और आपको किस्सा सुनाऊं जिससे समझ में आएगा कि पटेल साहब और नेहरू साहब में क्या दोस्ती थी और क्या फर्क था। गांधी जी के पुत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस समय इमोशनल थे। जाहिर तौर पर पिता की हत्या हुई थी, और हम ये भी जानते हैं कि गांधी जी फांसी की सज़ा के खिलाफ थे, ये हम जानते हैं। तो नाथूराम गोडसे को गांधी जी के पुत्र एक पत्र लिखते हैं, और पत्र बड़ा भावुक सा है, जैसा किसी भी गांधी के शिष्य या पुत्र का हो सकता है। और कहते हैं कि तुमको इस बात का ज़रा भी दुख नहीं है, फला नहीं है। गोडसे तो सावरकर का शिष्य था और एकदम ट्रेंड शिष्य था, कोई ऐसे नहीं था। और सावरकर बहुत शानदार वकील थे। सावरकर के चाहे वो माफ़ीनामे पढ़ लीजिए आप, चाहे सावरकर का और कुछ लिखा पढ़ लीजिए, नहीं, दिस इज अ सीरियस थिंग। माफ़ीनामों की भाषा पढ़िए, अच्छे अच्छे घूम जाएंगे, कई जगह लगेगा अरे ये तो बहुत देशभक्त हैं। अगर आप उस दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कई बार लगेगा और जिसको पेश किया था वो सबकी रिहाई के लिए बात कर रहे थे। ये कोई बात नहीं करता है कि 2 खत के बाद तीसरे खत में बाकी सबकी रिहाई भूल गए, लेकिन वकील बहुत अच्छे थे तो उनका शिष्य भी ठीक ठाक होगा। नाथूराम गोडसे जो है जवाब देता है, और जवाब में उनसे कहता है कि आप आइए और जेल में मुझसे मिलिए, हम लोग बात करेंगे। वो तैयार हो जाते हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि नाथूराम गोडसे का कोई चित्र होता जिसमें गांधी जी के पुत्र जो हैं वो सिर झुकाए उसके सामने बैठे हुए हैं बहुत शांत, और वो फोटो आज होता तो आज क्या हो रहा होता, आप सोचिए। ये पत्र पहुंचता है पंडित नेहरू के पास। पंडित नेहरू उस पर क्या लिखते हैं, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं। एक लाइन लिखते हैं बिल्कुल सरकारी स्टाइल में, पटेल साहब को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। एक लाइन, कहीं उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पटेल साहब को फॉरवर्ड कर देते हैं। यह होता है भरोसा। वो जानते थे कि इस मामले पर सबसे सही फैसला, एक तो गृह मंत्री थे ही वो, और दूसरा वो जानते थे कि इस मामले पर बिना भावुक हुए अगर गांधी का कोई शिष्य फैसला ले सकता है तो वो सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल के पास वो खत जाता है और तुरंत सरदार पटेल इस पूरी मांग को खारिज करते हैं और कहते हैं कि अगर उस आदमी को जरा भी ये भावना होती कि वो माफ़ी के मूड में होता, अपनी गलती मानता, तब तो मैं उसको इजाज़त दे सकता था, लेकिन ऐसे आदमी को मैं कोई छूट नहीं दे सकता हूं जो गांधी जी की हत्या करने के बाद भी ज़रा सा भी शर्मिंदा नहीं है। और उसके बाद मुलाकात नहीं होती है। अब जो लोग कहते हैं गांधी और नेहरू और पटेल में नहीं पड़ती थी, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री के पास खत जाता है, क्या उससे ऊंचा कार्यपालिका में कोई है? और प्रधानमंत्री चुपचाप बिना एक शब्द लिखे गृह मंत्री को उसको भेज देता है। और जिसको समझना हो उसको हैदराबाद विलय का पूरा किस्सा पढ़ लेना चाहिए। नेहरू जी की एक खूबी या कमी आप कह लीजिए, श्रेय लेने में उनसे कंजूस आदमी कोई नहीं होगा, वो श्रेय नहीं लेते थे। पूरा आप हैदराबाद का देख लीजिए, सारी चीजें नेहरू के पास आती थी।
पटेल के पास भेज दी जाती थी, दोनों लोग साथ बैठ के बात करते थे। पटेल हमेशा फ्रंट पे रहते थे, नेहरू कभी फ्रंट पे नहीं गए, यहां तक कि मिलने भी नहीं गए। सरदार पटेल को ही फ्रंट पे भेजा। क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे। यहां पे मतलब रेलवे मिनिस्टर को ट्रेन नहीं चलाने दी जाती है, आप झंडी लेके पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, पंडित नेहरू सारा श्रेय ले सकते थे, कुछ नहीं करना था। उस हवाई जहाज में जिसमें सरदार पटेल को भेजा गया था, उसमें वो खुद बैठ के चले जाते, निजाम के साथ उनकी फोटो आती और सारा श्रेय हैदराबाद का उनको मिलता। लेकिन सरदार पटेल को भेजा जाता है। लेकिन सरदार पटेल से भी सीखिए। सरदार पटेल जहां बात करते हैं, क्या पंडित नेहरू का नाम लिए बिना बात करते हैं? वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, वो जानते हैं कि यह निर्णय हमारा साझा है, साथ लेके बात करते हैं। कश्मीर के मामले में बात बार बार आता है कि पंडित नेहरू ने पटेल से कहा कश्मीर मेरे ऊपर छोड़ दो। कहां कहा? किस जगह कहा? मुझे कोई दिखा दे कि पंडित नेहरू ने कहा हो सरदार पटेल से कि गेट आउट ऑफ दिस, आई विल डील कश्मीर। कहीं नहीं कहा है भाई। मामला सिर्फ इतना सा था, इस बात को समझना चाहिए। सरदार साहब थे प्रैक्टिकल। हैदराबाद फंसा हुआ था और देश के बीच में था, दोनों तरफ जमीन थी। हैदराबाद, अगर हैदराबाद पाकिस्तान से मिल गया होता तो मतलब यह था कि भारत में पाकिस्तान की एंट्री रोज की बात हो जाती। उनका अपना इलाका था, आपको एयर स्पेस देना पड़ता, आराम से आते, एयर स्पेस मिलता तो जमीन का भी आज नहीं कल कोई रास्ता मिलता। तो हैदराबाद वो किसी भी लेवल पर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं थे। माउंटबेटन यहां पर गेम खेल रहे थे और मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार में प्रूव किया है कि कैसे इंग्लैंड और अमेरिका उस जमाने में चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए। माउंटबेटन जो गेम खेल रहे थे वो ये कि कश्मीर छोड़ दो, हैदराबाद ले लो। वो सेब वाली कहानी और तमाम सारी चीजें जगह जगह पे आती हैं। पटेल एक बार इसमें आ गए थे और उन्होंने कहा था ठीक है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, पाकिस्तान के साथ चला जाए, हैदराबाद हमारे पास रहेगा। इस बात पर पटेल राजी हो गए थे, लेकिन सिर्फ राजी हुए थे, कहीं साइन नहीं किया था। नेहरू का वहां पर स्टैंड बहुत क्लियर था, नेहरू का भरोसा जो था। और एक और बात थी कि नेहरू कश्मीर के साथ जो पूरा आंदोलन था उसमें बहुत शुरू से लगे हुए थे। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है तो वो नेहरू के कहने पर बनी थी। नेहरू गए थे कश्मीर और वहां शेख अब्दुल्ला से कहा था कि अगर आप सांप्रदायिक तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो कश्मीर में कभी सफल नहीं होगी और देश में कहीं सफल नहीं होगी। ठीक है, 95% मुस्लिम हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन जो 5% हिंदू हैं, सिख हैं, उनको भी साथ लीजिए। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार बुद्ध सिंह को और उसमें कश्मीरी पंडित भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। उसके बाद जब गिरफ्तार किया जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो भी पंडित जी जा रहे होते हैं, इनको रास्ते में रोका जाता है। उसके बाद फिर वो जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, वकील का चोगा पहनते हैं। तो कश्मीर के साथ उनका रिश्ता जन्म का भी था, कश्मीरी थे तो एक अलग तरह का रिश्ता था। दूसरा, वो कश्मीर के स्ट्रेटजिक वैल्यू को बहुत कायदे से समझ रहे थे। जो बात मैंने कही कि गांधी जी ने क्यों विरासत दी होगी, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि स्ट्रेटजिक और इंटरनेशनल मामलों को नेहरू से बेहतर कोई नहीं समझता है और एक नए आज़ाद मुल्क के लिए ये बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे। तो नेहरू जानते थे कि कश्मीर के चले जाने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान से सीधे जम्मू का रास्ता खुल जाएगा, पूरा रास्ता खुला होगा और ऊंचाई का रास्ता होगा। जम्मू तो नीचे पड़ जाता है ना, तो पूरा ऊंचा जो है वो उनके पास चला जाएगा, कभी भी हमला कर सकते हैं, हम परेशान हो जाएंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता, अरे सेकुलरिज्म का वो क्या मानते थे, उसको प्रयोग स्थल मानते थे। इतने मूर्ख नहीं थे भाई, उसके लिए कोई और छोटा सा इलाका ले सकते थे। तो पंडित नेहरू के दिमाग में था कि शेख अब्दुल्ला चूंकि हमारे साथ हैं और शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर हम कश्मीर को अपने साथ ले सकते हैं, इसलिए वो लगातार कश्मीर को अपने साथ रखने की कोशिशें कर रहे थे। जब सरदार पटेल ने छोड़ ही दिया था कश्मीर को, तो जाहिर है कि नेहरू की कोशिशें अकेले होती। और जो सबसे बड़ा अपराधी था उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता है, महाराजा हरि सिंह। उसने कहा ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वो तो डोगरा लैंड बना रहा था, वहां पर डोगरिस्तान बना रहा था, जिसमें हिमाचल के भी इलाके को शामिल करना था। वो जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो एक तीसरा मुल्क भी आज़ाद हुआ था, जम्मू और कश्मीर, इस बात को समझिए। और गिलगिट बाल्टिस्तान जो ऊपर वाला इलाका है, वो तो 15 अगस्त के पहले ही अंग्रेजों ने उठा के दे दिया था पाकिस्तान को। बचा हुआ जिसको पीओके कहते हैं वो था, कश्मीर था और जम्मू था। और पंडित नेहरू वो पहले व्यक्ति थे, और इसके लिए सरदार पटेल के करिस्पॉन्डेंस का पार्ट 1 पढ़ लीजिए, जिन्होंने सरदार पटेल को खत लिखा था कि मेरे पास सूचनाएं हैं, राजकुमारी अमृत कौर के थ्रू उनको सूचना मिली थी कि मेरे पास सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान कबीलाई भेष में कश्मीर के ऊपर हमला करने वाला है। उस समय पटेल ने उतना भरोसा उस पर नहीं किया था, और भरोसा करते भी तो क्या कर लेते, क्योंकि कश्मीर तो हरि सिंह के पास था और हरि सिंह हिलने को तैयार नहीं था। उसने तो पाकिस्तान के साथ समझौता करके रखा हुआ था, भारत ने समझौता करने से मना कर दिया था। अब जब सेना पहुंच जाती है
जब पाकिस्तान के कबीलाई सेना जो है वो बारामूला पहुंच जाती है, तब जाके इनको होश आता है हरि सिंह को। अपनी आर्मी भेजते हैं, आर्मी लड़ नहीं पाती है। कुल मिला के 4-5 दिन और लगने थे, श्रीनगर के ऊपर कब्जा हो जाता। तब जाके वो हिंदुस्तान से कहते हैं सेना भेज दो। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक आज़ाद मुल्क में दूसरा आज़ाद मुल्क हमला करता है, भारत कैसे सेना भेज देगा? तो पंडित नेहरू शर्त रखते हैं वहां पर कि जब तक आप हमारे साथ विलय का समझौता नहीं करते हो, तब तक हम सेना नहीं भेज सकते हैं। आनन फानन में 26 अक्टूबर को विलय का पत्र साइन होता है और उसके बाद सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कहां किस बात को लेकर लड़ाई हुई है, मुझे तो कम से कम नहीं मिला कहीं कुछ। आप लोग बार बार ये बात कही जाती है, यूएन क्यों चले गए? दो मुल्कों की लड़ाई में आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो आप कहां जाएंगे? या तो मोहल्ले के दादा के पास जाएंगे या लोकल कोर्ट में जाएंगे, और कहां जा सकते हैं आप? और यह सोचना कि हम तो इतने मजबूत थे कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते, तो 4 दिन में समझौता करने वाले लोग लगभग 1.5 साल चली लड़ाई को समझाते हैं कि आपने समझौता क्यों कर लिया, आपने 4 दिन में क्यों समझौता कर लिया? आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, हमारे ऊपर भी था उस जमाने में। और दूसरी उससे बड़ी बात यह थी, इस बात को समझिए, नई नई सेनाएं थी हमारे पास, कोई इक्विपमेंट नहीं था। दोनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे और उनके बीच में समझौता था कि वो आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान सीधा हमला नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों सेनाओं के जो चीफ थे वो अंग्रेज थे और उनके बीच में समझौता था कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। तो उस तरह से पाकिस्तान की सेना हमला कर नहीं सकती थी। इसलिए पाकिस्तान ने कबीलाइयों के थ्रू हमला करवाया था, जिसमें पाकिस्तान की लोकल सेना शामिल थी। तो आपको यहां से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दूसरा, वो ऊंचाई वाले इलाके में थे। आपको कारगिल याद होगा, कारगिल में क्यों हमारे इतने सारे सैनिक शहीद हुए और ऑफिसर शहीद हुए? क्योंकि कारगिल में जहां वो थे वो ऊंचाई के लेवल था, हम नीचे से जा रहे थे। उस समय भी वो ऊंचाई के लेवल पे थे। उस समय भी सरदार पटेल का एक लेटर मिलता है मेहरचंद महाजन को लिखा हुआ, और गोपाल अयंगर को लिखा हुआ, और उसमें वो लिखते हैं कि हमारी कंडीशन न तो आर्थिक रूप से और न ही सैन्य रूप से ऐसी है कि इस लड़ाई को लंबा चला सकें। अगर ये लड़ाई बहुत लंबी चली तो पता नहीं क्या होगा। तो गरूर कीजिए अपनी सेना पे, लेकिन सेना बंद तो जाने दीजिए। वो सेना तो अंग्रेजों की बची खुची सेना थी, कितना लड़ लेते। फिर भी आपने कश्मीर पूरा मुक्त कराया, आपने पुंछ का एक इलाका मुक्त कराया, जम्मू के अंदर आपने घुसने नहीं दिया, कारगिल आपने बचा लिया। इससे ज्यादा क्या बचा सकते थे आप? और फिर आपने समझौता किया और आप यूएन में गए। यूएन को लेकर लगातार होता है, यूएन में क्यों गए, यूएन में क्यों गए? क्योंकि पंडित नेहरू जानते थे कि यूएन में अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जाएगा। आज नहीं कल अगर दो देशों के बीच में टेरिटरी का मामला है तो यूएन तो जाएगा ही ना। दुनिया में कहां दो देशों के बीच टेरिटरी का मामला है जो यूएन नहीं गया है? और मैं पलट के हमेशा सवाल पूछता हूं कि यूएन में ऐसा क्या हो गया जिससे भारत का नुकसान हो गया? कितनी जमीन यूएन ने भारत की जमीन उठाकर पाकिस्तान को दे दी? कुछ नहीं। अरे यूएन में जो जनमत संग्रह की बात हुई थी उसकी शर्त तो कभी पढ़ लीजिए। शर्त यह थी कि पाकिस्तान को उस पूरे इलाके से अपनी पूरी सेना हटानी पड़ेगी और भारत वहां उतनी सेना रखेगा जितना चुनाव करवाने के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह ऐसी शर्त थी जो पाकिस्तान कभी मान ही नहीं पाया। उसके आगे देखिए, नेहरू जी ने कहा कि मैं तैयार हूं जनमत संग्रह के लिए, शर्त बस एक है कि जनमत संग्रह का जो कमिश्नर होगा वो अमेरिकी नहीं होगा, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का होगा। पाकिस्तान पीछे हट गया। शिमला समझौता और उसके बाद की बात तो फिर मैं कश्मीर पे ही चला जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन कश्मीर मसले पर यह कहना कि सरदार पटेल और पंडित जी में लड़ाई चल रही थी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे, यह अपने आप में बताता है कि दरअसल आपका इंटरेस्ट ना कश्मीर में है और ना आपका इंटरेस्ट अपने देश की किसी भलाई में है। आपका इंटरेस्ट पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच में झगड़ा ढूंढने में है। एक और बात है, यह भी कही देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की सभा है। दो पढ़े लिखे लोग अगर दोस्त होंगे तो उनके बीच में असहमतियां भी होंगी और बहस भी होगी। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, निरंजन भाई ने कुछ किताबें पढ़ी हैं। हम लोग बैठेंगे तो किसी एक मुद्दे पर निरंजन भाई कहेंगे ये तो गलत बात है, किसी एक पर मैं कह दूंगा कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मान लीजिए हम दोनों मूर्ख हैं, हम दोनों ने हाई स्कूल नकल करके पास किया और उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर हमारे बीच में बहस होगी किस बात की? सिर्फ इस बात की बहस हो सकती है कि ये वाली ज़मीन कैसे कब्जा किया जाए, ये वाली गाड़ी कैसे कब्जा की जाए, यहाँ कैसे किया जाए, यही हो सकता है। इंटेलेक्चुअल बहस तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इंटेलेक्चुअल बहस हमेशा इंटेलेक्चुअल बहस लोगों के बीच में होगी।
इंटरनेशनल नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय नीति जो है उसके लिए आप किसी रिटायर्ड अफसर को लाकर बिठा देंगे और जिसका बेटा जो है वो अमेरिका का नागरिक होगा और वो अपने आप अमेरिका से चिपकने की कोशिश करेगा, उसके बाद जो होगा वो होगा। अगर आपको कूटनीति का क नहीं पता है, विदेश नीति का व नहीं पता है आपको, और अर्थनीति का अ नहीं पता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, उसमें तो हमेशा सहमतियां होंगी। जहां अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी होती है, जहां आपको अपनी डिप्लोमेसी करनी होती है, वहां बहस होगी। कि कोई कहेगा, मान लीजिए कि आज का समय होता और कोई उस तरह का होता तो कोई कहता कि चाइना रशिया तुम्हारा इतना पुराना दोस्त है, उसको नाराज करके चिपको, अमेरिका से इतना मत चिपको। कोई समझाता कि ट्रंप पागल है, इतना ज्यादा उसको भाव मत दो। लेकिन जब कोई समझाने वाला ही नहीं है तो फिर तो यह होगा कि विनाश हो जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि डंका बज रहा है। इसकी जरूरत उस समय नहीं थी। इसलिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच में बहस थी। चाइना को लेकर कम से कम सरदार पटेल ज्यादा सही थे। चाइना को लेकर सरदार पटेल समझा रहे थे कि माओ को इतना ज्यादा छूट मत दो, विस्तारवादी है, कल को तुम्हारे यहां भी हमला कर देगा। और 1962 में नेहरू ने वो हमला झेला, वो धोखा झेला। शायद सरदार पटेल जिंदा होते तो ये कंडीशन नहीं आती, वो ग्राउंड रियलिटीज को और कायदे से देख पाते। लेकिन इसको आप दुश्मनी कहेंगे या देश की भलाई के लिए अपनों से भी बहस कहेंगे? अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि सरदार पटेल जिंदा होते और 1950, 52, 53 आते आते उनके समझ में आ जाता कि अब चाइना कभी भी गड़बड़ कर सकता है, तो वो क्या करते? वो डियर जवाहरलाल लिखकर एक चिट्ठी लिखते और कहते कि आपके साथ मुझे व्यक्तिगत मुलाकात करनी है। कमरा बंद होता और दोनों लोग बैठ के जबरदस्त बहस करते। वो अपने तर्क देते, ये अपने तर्क देते, और फिर शायद पंडित नेहरू के समझ में आ जाता कि नहीं, इसको यहां पर रोक देना है, ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई नहीं करना है, या हिंदी चीनी भाई भाई करना है लेकिन सावधान रहना है। ये तो देश के भले के लिए झगड़ा होता ना। ये झगड़े थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में और आप नेहरू के बीच में करा लो। अब ये कौन याद दिलाए कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तो केस किया था सरदार पटेल ने। विट्ठल भाई पटेल की जब डेथ होती है तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा लिख देते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के नाम, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम टाइम में उनकी बड़ी सेवा की थी। सरदार पटेल वो मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा जीतते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपए नहीं लेते हैं। वो पैसा किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं। अब वो थी उनकी लड़ाई, वो नेताजी के रास्तों को सही नहीं मानते थे, और क्या हुआ? सारी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन एक बात तो तय है ना, नेताजी की वो फोटो जब आप हिटलर के साथ देखते हैं तो आपको दुख होता है। हिटलर के साथ नेताजी की फोटो देखते हैं, आपको दुख होता है, और साथ ही आपके मन में यह सवाल उठता है कि अगर जापान और हिटलर की सहायता से हिंदुस्तान आजाद भी हो गया होता तो क्या हिटलर हिंदुस्तान की आजादी को चलने देता? जब आप हिटलर के गोपनीय लेटर्स और बाकी सारा कुछ पढ़ते हैं, आर्काइव पढ़ते हैं, तब आपके समझ में आता है कि हिंदुस्तान को तो वो एक टूल की तरह यूज करना चाह रहा था। इंग्लैंड के साथ वो एक टूल की तरह यूज करना चाह रहा था कि अगर यहां उसका कब्जा हो जाता है तो वो इंग्लैंड के साथ खेल करेगा कि यूरोप के इलाके तुम छोड़ो, तुम्हारा उपनिवेश हम छोड़ देते हैं। तो ठीक है, बहुत इज्जत है उनकी, नेताजी की बहुत इज्जत है, लेकिन गलती उनसे भी हो सकती थी, ऐसे ही गलती किसी से भी हो सकती थी। लेकिन क्या ये निजी दुश्मनियां थी? और आखिर में जहां से बात करना चाहूंगा, मुझे पूरी आज़ादी की लड़ाई में 1857 से लेके 30 जनवरी 1948 तक कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए कि एक विचारधारा के मानने वाले ने दूसरे विचारधारा के व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई हो। मुझे एक कोई उदाहरण आप बता दीजिए, किसी कांग्रेसी ने किसी क्रांतिकारी को मारने की योजना बनाई हो, सुभाष बाबू के फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई हो, किसी ने भी कहीं भी किसी क्रांतिकारी ने किसी गांधी की, किसी नेहरू की, किसी पटेल की हत्या की योजना बनाई हो। वो बम के दर्शन के खिलाफ लेख तो लिख सकते थे, वो गांधी जी से सवाल करते हुए लेख तो लिख सकते थे, लेकिन सरदार पटेल के संगठन ने कभी एक बार भी महात्मा गांधी के हत्या की नहीं सोची। महात्मा गांधी इंकलाब का जो तरीका था, बंदूकों के उनके खिलाफ तो हो सकते थे, लेकिन अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है उस बूढ़े आदमी ने भगत सिंह को बचाने के लिए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो रही थी उस दिन भी बैठकर वो खत लिख रहे थे, और जब उनको काले फूल दिए गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ मर गया, चुपचाप काले फूल लेकर रख लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह दोनों के मरने के बाद जो लिखा है उसको ज़रा एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आएगा कि क्या आपस में इज्जत थी। और यही सवाल आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं कि आखिर इस पूरे दौर में केवल एक विचारधारा ऐसी क्यों है जिसने अपने वैचारिक विरोधी के हत्या की साजिश रची, कम से कम 7 बार उसको जान से मारने की कोशिश की,
और 7वीं बार एक निहत्थे आदमी को मारने में सफल हुए। जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि उनका राष्ट्र निर्माण, उनके राष्ट्र की परिकल्पना गांधी, नेहरू, मौलाना के राष्ट्र की परिकल्पना से कैसे अलग थी। और ये भी समझ में आ जाएगा कि उनकी हिंसा भगत सिंह की हिंसा से कैसे अलग थी। भगत सिंह की बंदूक वाली फोटो लगाकर इनको लगता है कि भगत सिंह इनकी परंपरा के हो गए। भगत सिंह ने बंदूक उठाई तो अंग्रेजों के ऊपर चलाई। भगत सिंह ने बंदूक उठाई तो जब फांसी मिली तो हंसते हंसते फांसी चूमी। अपने बाप को भी नाराज हो गए, अपने बाप से भी, जब उन्होंने कहा माफी मांग लो। यहां दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलवाई गई और उसके बावजूद माफी मांगी गई कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट मुझे माफ कर दे तो मैं किसी तरह के, और कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1948 की बात कर रहा हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट से खत लिखा गया था कि अगर सरकार मुझे इन सारे मामलों से बाहर कर दे तो मैं किसी तरह के पॉलिटिकल कार्रवाई में हिस्सा नहीं लूंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे हिंसा हो या अहिंसा, सब कुछ तय इस बात से होता है कि आपकी नीयत क्या है, आप बनाना क्या चाहते हैं। गांधी जी के एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। गांधी जी उपवास की बात करते थे और उपवास के बारे में कहते थे कि आप उसी के लिए उपवास कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिता शराब पीता है और बेटा उपवास पे बैठ जाता है कि पिताजी जब तक आप शराब नहीं छोड़ेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बोले ये अहिंसक उपवास है। जिससे आप नफरत करते हैं उनके खिलाफ उपवास का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंसक उपवास हो सकता है। इस बात को बस ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप एक साधना में बैठे हैं और भूखे हैं इस बात के लिए कि आपका दुश्मन इस साधना के बाद मर जाए, किसी तांत्रिक ने आपको बताया है कि ये वाली साधना करेंगे तो सामने वाला मर जाएगा, तो कर तो आप अहिंसा रहे हैं तो आप व्रत, लेकिन आपकी नीयत गड़बड़ है। गांधी वाली अहिंसा कर रहे हैं तब आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी को सुधारना चाहते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि पहला जो उपवास उन्होंने किया था वो सारा भाई के खिलाफ किया था। सारा भाई के मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सारा भाई थे तो सेठ ही, मजदूरी बढ़ाने को तैयार नहीं थे। तो सोचिए, सारा भाई की बेटी और गांधी जी ये दोनों लोग उपवास पे बैठे सारा भाई के खिलाफ, और मजदूरी बढ़वाई गई क्योंकि सारा भाई से वो प्रेम करते थे, और मजदूरी बढ़वाई गई। मजदूरों की मजदूरी जब बढ़ी उसके बाद ही उन्होंने उपवास बंद किया। तो आखिरी एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। बंदूक उठाने से कोई भगत सिंह नहीं बनता, खादी पहनने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, और नफरत से कोई देश नहीं बनता। जो देश नफरत से बने हैं वो कहाँ हैं इसको देख लीजिए। मोहब्बत, जोड़ने की बात, और बड़ा अगर देश है तो दिल को बड़ा करना, ये वो चीज़ें हैं जो हम सरदार पटेल और पंडित नेहरू से सीख सकते हैं, जो हम नरेंद्र दाभोलकर से सीख सकते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए लड़ते हुए अगर हम मारे भी गए तो हम जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मेरी तो मातृभाषा हिंदी है। सही में मेरी माँ हिंदी थी तो मेरी मातृभाषा हिंदी ही है, तो हिंदी में बात करता हूँ। आज के अपने जो वक्ता हैं, तो पहले मैं आप सबको एक विनती करता हूं कि तालियां इसलिए बजाई जाएं कि इस मंच पर एक कवि आए हैं, उनका नाम है अशोक कुमार पांडे। उन्हें मैंने कई बार परिचय पूछा उनका, मगर उन्होंने कुछ 2-3 लाइनें भेजी, मगर उसमें से एक बात मालूम पड़ी कि हम जिससे बात कर रहे हैं या हम जिसे बुला रहे हैं वो कवि हैं, और ऐसे कवि मन के आदमी ने उनका आगे का समय जो गुजारा है वो है इतिहास के संशोधन में। उनकी कई किताबें बहुत प्रकाशित हुई हैं और प्रसिद्ध हुई हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। उसमें से एक है कश्मीर नामा, दूसरा है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इस विषय में उनकी काफ़ी रुचि है और अभ्यास भी है।
आगे उन्होंने कुछ नासिक का भी संबंध है उसमें, सावरकर अंडमान और काला पानी और उसके बाद ये किताब उन्होंने लिखी है। और आज के दिनों में वो प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए कि वो एक बहुत लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। आप में से कई लोगों ने उन्हें कई बार सुना होगा, आज वापस सुन रहे हैं, तो इनका स्वागत हम दाभोलकर व्याख्यानमाला की तरफ से बहुत हार्दिक करते हैं। और आपको एक बात बता दूं जो परिचय में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब उन्हें सुनेंगे। पिछले कुछ घंटों से मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो आपको बताना चाहता हूं, और वो उसका कारण कुछ अलग है। चूँकि मैं पहले कभी ड्रामा से संबंधित था, तो आप उनकी आवाज़ अगर सुनेंगे तो मैं इतना कह सकता हूँ, बाकी बातें आगे की है, सिर्फ आवाज़ सुनेंगे तो आप प्रभावित हो जाएंगे। और आज के दिनों में आवाज़ उठाना यही बहुत महत्व की बात है। तो ऐसे वक्ता आज अपने को मिले हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। और फिर से एक बार आप तालियां बजाकर उनको मंच पर हम आपको यहाँ बुलाते हैं। ये बात सुनी थी कि जब लियाकत अली को भारत में बुलाया गया, तब सावरकर को 50 दिन कैद। ऐसी उम्मीद थी कि उस समय कुछ बलवा हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था, तो उसमें सावरकर को भी डिटेन किया गया था। बात थी कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्थान में 20 के स्थान में जो युवा है वो नफरत की तरफ जाता जा रहा है, क्या ठीक है? सर केवल युवा का मामला नहीं है, एक हम लोगों की सर केवल युवा का मामला नहीं है, एक हम लोगों की ये आदत हमेशा होती है कि हम अगली पीढ़ी को दोष ज़्यादा देते हैं कि हमारे समय में तो बड़ा अच्छा था, अभी गड़बड़ है। आप देखिए पेंशनर लोग भी दिन रात व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप ट्विटर पे आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए, ऐसे लोग जिनको जवाब देते हुए शर्म आती है, जो हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, कई बार तो हमारे रिश्तेदार और कई बार इस तरह के लोग, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर युवा कर रहा है तो ये दोष युवा से ज़्यादा हमारी पीढ़ी का और हमसे पहले वाली पीढ़ी का है, जिसने एक लिबरल स्टेट का, एक सेकुलर स्टेट का सारा फ़ायदा तो उठाया, पेंशन लिया, राशन पे सामान लिया, हमारे ज़माने में तो कॉपी भी राशन पे मिलती थी, सस्ती मिलती थी, हमने सारे फ़ायदे तो उठाए सेकुलर नेशन के, लेकिन अपने अंदर जो है नफ़रत पालते रहे हम दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, बाकी सब के प्रति। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आजकल जो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके जो एकदम ओपनली मीडिया के अंदर अलग ऐलान बोल रहे हैं कि अफजल भाई थोड़ा साउंड माइक तो सब समझ पाए। बन गया है, तो वो लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान एक धर्म के नाम पे बन गया था, तो मुसलमान अब यहाँ क्यों है? वहाँ जब उनको मिल गया तो उनका यहाँ पे क्या है? तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि तुम हो कौन मेरा सवाल ये है कि तुम हो कौन पूछने वाले? तुमने हिंदुस्तान बनाया है, तुमने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तुम हो कौन पूछने वाले? ऐसे तो नेपाल चले जाओ, हिंदू राष्ट्र जब था तो नेपाल क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों कर रहे हो? ये हमारा चयन था ना, ये हमारा चयन था। जो नया देश बना था, उस देश ने किसको चुना? उसने सावरकर को नहीं चुना, उसने जनसंघ को नहीं चुना, उसने किसको चुना? उसने कांग्रेस को चुना, जो एक ऐसे भारत की बात करती थी जो जहाँ सब मिलजुल के रहते थे, जहाँ सबको मिलजुल के रहना था। और उस तरह के भारत ने ही 47-48 से लेकर और अब तक एक ऐसा विकास किया है कि सबके बावजूद, इतनी नफरत, इतने सबके बावजूद, जो दुनिया भर में थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बनी हुई, बची हुई है, जो सम्मान मिलता है आपको, वो उसी भारत के चलते मिलता है। तो मैं तो सीधे कहता हूं कि आप हो कौन हमको बाहर जाना कहने वाले? हमें जवाब क्यों देना है? चाहे मैं हिंदू हूं, चाहे मुसलमान हूं, चाहे सिख हूं या ईसाई हूं, मेरी देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाला कोई कैसे हो सकता है? किसी की क्या औकात कि वो मुझसे मेरी देशभक्ति का प्रमाण मांगेगा? मैं इसलिए भारतीय हूं क्योंकि मेरी 7 पुश्तों की खाक यहां मिली है। आप इसलिए भारतीय हैं क्योंकि आपके 7 पुश्तों की कब्र यहां पे बनी है। बात खत्म। हम दोनों का बराबर हक है।
मेरा एक ऐसा सवाल है बैठे बैठे दिमाग में आया है। जैसे जिन लोगों ने स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जिन संगठनों में, क्या उन लोगों के जो संगठन के जो मेंबर है उनका नाम होगा जिसमें से निकाल देना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, किसी का नहीं निकालना चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है वो एक व्यक्ति एक वोट की बात करता है। और दूसरा, हो सकता है मेरे बाबा ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, इसका दोषी मैं तो नहीं हो सकता हूं। समस्या यह है कि अगर उसी विचारधारा को आज हम हीरो बना रहे हैं तो दिक्कत है। यहां बैठे सारे लोग नहीं कह सकते हैं कि उनके दादाजी जो थे वो आज़ादी की लड़ाई में थे, मेरे नाना जो थे वो आज़ादी की लड़ाई में थे, जेल गए थे, लेकिन मेरे दादा मस्त नौकरी कर रहे थे। तो अब मैं क्या कहूं कि मैं आधा देशभक्त हूं? नहीं, उससे कुछ तय नहीं होता है कि वो क्या कर रहे थे। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उस समय गद्दारी कर रहे हों और उनके बच्चे जो हैं वो आज बहुत शानदार काम कर रहे हों, आप उनको क्यों बाहर करेंगे? इतिहास देखिए, मैं थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ता लिखता हूं, मैं जानता हूं इतिहास सिर्फ इसलिए होता है, उसको पढ़िए, सीखिए कि ये गड़बड़ी हुई तो ये हुआ, इसलिए हम ये वाली गड़बड़ी नहीं करेंगे, ये सही रास्ता था, ये गलत रास्ता था, हम इस पर चलेंगे। अगर आप ऐसे इतिहास पढ़ने लगेंगे कि हमारे दादाजी धोती पहनते थे तो हम भी धोती ही पहनेंगे, तो वो इतिहास में मरना है, इतिहास को जीना नहीं है। इतिहास इसलिए होता ही नहीं है कि सब कुछ एज इट इज़ फॉलो किया जाए, या और इस तरह से हमारी प्रतिभाएं भी, आप जानते हैं ना किसी प्रोफेसर का बेटा भी मूर्ख हो सकता है। तो अब ये थोड़े है कि मतलब प्रोफेसर का बेटा है तो उसको आप प्रोफेसर बना दोगे। यही तो सामंत काल में होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, जो ब्राह्मण पुरोहित है उसका बेटा पुरोहित बनेगा, योग्य हो चाहे ना हो। और एक बड़ा क्लास था जो जिंदगी भर सातों पुष्ट जो है वो प्रजा बना रहेगा। यही तो खत्म होता है ना लोकतंत्र से, कि आप जो होंगे उससे तय होगा, आपके पिता क्या है उससे तय नहीं होगा। हालांकि बेकार की बात है, अभी भी बहुत कुछ पिता से तय होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है तय। कोई युवा नहीं पूछेगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, कोई भी। हाँ, यस। दो सवाल है, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल है। लोकसभा में अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज। हाँ, बोलो बोलो। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से सत्ताधारी पक्ष उसका कैंडिडेट था, वो अच्छा इंसान है, मैं उसको वोट दूं या फिर जो सत्ता में अभी बैठे हैं इसको देख के वोट दूं? मैं खुद देखो, आजकल एक कहावत तो ये चल रही है कि वोट किसी को तो जीतेगा तो वही। हालांकि ये मजाक है, हालांकि ये मजाक है। जिसको आपको लगे सही है उसको वोट दीजिए। मुझे अगर चुनना होता तो मैं हमेशा पार्टी चुनता हूं, क्योंकि देश अगर सही रास्ते पे चलेगा तो एक आध सड़कें कम बनेंगी तो भी काम चल जाएगा। अगर देश सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो 4 सड़कें बन जाएंगी तो भी उन पे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप किसको देंगे वो आपका चयन होगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मुझे क्या कहना चाहिए, मैं नास्तिक हूँ या फिर मेरा झुकाव नास्तिक है, लेकिन सिर्फ लेवल नहीं है? इससे क्या तय होता है और क्यों बताना है आप क्या हैं? क्या ज़रूरत है ये बताने की कि आप क्या हैं? आपको जो लगता है वो व्यवहार करते रहिए, तर्क पे उसको लगातार परखते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको सोचिए कि ये सही है या गलत है, जो सही लगे उसको कीजिए और अपनी ज़िंदगी जिए। देखिए, दूसरे लोग तय करते हैं कि आप क्या हैं। जैसे मैं यहाँ आकर कह दूँ कि मैं गांधीवादी हूँ बहुत बड़ा, और कल को कहीं कोई मुझे मार पिटाई करता हुआ देखे, बोले खाक गांधीवादी है, तो ऐसे गांधीवादी नहीं हो सकते ना खुद कह के। खादी, मैंने कहा खादी पहनने से कोई गांधीवादी नहीं होता, खादी तो मान्यवर भी पहनते हैं। असल मामला यह है कि आपको लोग तय करेंगे आप क्या हैं। अच्छा आदमी वो होता है जिसके आसपास के लोग कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा आदमी वो होता है जिसको मरने के 15 साल बाद, 10 साल बाद भी हम याद करते हैं और सलाम करते हैं। हम अपने मुंह से कहें हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? तो इसलिए नास्तिकता एक ऐसा रास्ता है कि बिल्कुल सद के चलने वाला मामला है, लगातार तर्क के साथ चलने वाला मामला है। शर्मिंदा होने की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंट्री का घोष है वो मीडिया के हाथ में है, और हम लोग जब भी पहले मीडिया मतलब न्यूज़, स्पेशली न्यूज़, मतलब न्यूज़ देखते थे पहले पूरा घर मिलकर देखते थे। आज की डेट में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग अभी न्यूज़ से दूर हो गए। अगर देखना है तो रवीश कुमार जी और आपको देख रहे तो ऑनेस्टी मिलती है। तो मेरा ये समझ है कि मीडिया का रोल क्या है कि इसको कंट्री का ग्रोथ कराएगा या तो डिस्ट्रॉय कराएगा, और यहाँ मीडिया भी डिस्ट्रॉय करा दी है कि आप जो कह रहे हो, जो लोग समझ रहे हैं वही सही है, मैं एक बात बस मैं कह दूं कि तारीफ सबको अच्छी लगती है, शुक्रिया। लेकिन मैं हूं या रवीश हूं या अजित हूं या अभिसार हूं या कोई भी हो, हम मीडिया का पूरा रोल नहीं निभा सकते। इस बात को बहुत कायदे से समझिए, हम न्यूज़ एनालाइजर्स हैं।
न्यूज़ आती है, हम उसको एनालाइज करते हैं, अपने तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीडिया वो होती है जो खबर देती है, और उसके लिए एक पूरा संगठन होना चाहिए जहां रिपोर्टर्स हों, जहां बाकी सारी चीज़ हों। तो हो सकता है कि हम लोग अच्छे लगते हों और अच्छी बातें देखते रहिए, उससे मतलब अच्छा ही लगता है हम लोगों को, लेकिन असलियत यह है कि मीडिया, एक अल्टरनेटिव मीडिया तभी खड़ा हो सकता है जब संस्थान वैसे खड़े होंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब अर्जुन सिंह के ज़माने में उच्च शिक्षा मंत्रालय को बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस समय हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमारे प्रोफेसर्स ने कहा था कि अब तुम लोग मनुष्य नहीं रह गए, अब तुम लोग संसाधन बन गए। और वही दौर जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, जिसमें आप देखते हैं मीडिया धीरे धीरे पहले भी पूंजीपतियों के हाथ में था, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनता गया। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको सत्ता के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सत्ता कभी भी आपकी प्रॉफिट जो है वो ख़त्म कर देती है। तो अभी जो हमारे सामने मीडिया है वो मीडिया नहीं है, वो बेसिकली सरकार के स्पोक्स पर्सन है। इसका अल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हो सकता है आपका जो एड्रेनल रश है वो मुझे सुन के या रवीश को या अभिसार को सुन के थोड़ा बढ़ जाता हो सकता है हमारी एनालिसिस अच्छी होती हो और आपको अच्छी लगती हो, ये भी हो सकता है कि जो आप सुनना चाहते हो वो हम कह रहे हों, ये भी सच्चाई है। लेकिन हम मीडिया का रोल नहीं निभा सकते, ये बात हम बार बार कहते हैं, मतलब मैं कम से कम कहता हूँ कि हम मीडिया का रोल नहीं निभा सकते, क्योंकि न्यूज़ एनालिसिस इज़ नॉट मीडिया। अब आप मुझे ऑनेस्ट कहेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, कोशिश तो करते ही हैं जी, कोशिश तो करते ही हैं जी। हाँ, रिसेंटली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हुआ, तब पीएम साहब ने लाल किले पर आरएसएस का प्रमोट किया था, और सोशल मीडिया के गवर्नमेंट के सोशल मीडिया पेजेस से सावरकर को भी प्रमोट किया था। तो ये नए भारत का जो अभी गोदी मीडिया जैसा बोल रहा है कि नया भारत है, यहाँ नया भारत है, ये इन दोनों को फर्स्टली इस आज़ादी के टाइम पे कैसे प्रमोट करना, कैसे क्या है उस पर क्या है? जिसके पास जो होगा वही प्रमोट करेगा ना, जिसके पास जो होगा वही प्रमोट करेगा। अगर कोई अगरबत्ती बनाता है तो वो अगरबत्ती प्रमोट करेगा, कोई गोबर बनाता है तो गोबर प्रमोट करेगा, तो जिसके पास जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। एक बात है, उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। जो लोग एनजीओ चलाते हैं, वैसे एनजीओज़ की क्या हालत हुई है पिछले 15 साल में हम लोग जानते हैं, लेकिन जो एनजीओ चलाते हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले बाईलाज बना के सबमिट करने होते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाई आरएसएस का बाईला जो है, जो आपने वादा किया था सरदार पटेल से कि आप बाईलाज बनाएंगे और सबमिट करेंगे, वही दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। और ये तो है ही ना कि पूरी, जो मैंने कहा कि पूरा जो हमारा इतिहास है उसको विकृत करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उसमें आपको इन लोगों को लाना पड़ेगा। खुश इस बात पे होना चाहिए कि इतने सबके बावजूद महात्मा गांधी को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए, और हेडगेवार और गोलवरकर जो सच में उनके हैं, क्योंकि सावरकर उनके हैं नहीं, वो तो कहते थे कि आरएसएस का कार्यकर्ता पैदा होगा, मीटिंग करेगा, भोजन करेगा और मर जाएगा। तो आरएसएस के साथ तो उनके जो बाद के रिश्ते थे वो ऐसे थे, जो उनके अपने थे, चाहे वो गोलवरकर हों, चाहे वो आपके क्या कहते हैं हेडगेवार हों, चाहे सुदर्शन हों, या बात के रज्जू भैया हों, अभी तक उनको नहीं ला पाए हैं। गनीमत है। और एक बात याद रखिए कि 2025 में योजना 400 पार करके हिंदू राष्ट्र घोषित करने की थी। अगर सिर्फ सावरकर और संघ का नाम लेने से काम चल जा रहा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हद तक ये जनता की जीत भी है। 2014 के बाद ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि भारत कुछ अलग दिशा में जा रहा है, तानाशाही की ओर, जिसमें हर मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, सभी उनकी तरफ से उन्हीं के फेवर में जा रहे हैं, और देश का नुकसान होगा ही ऐसा लग रहा है। तो हमारे लिए आपका क्या मशवरा होगा कि हम लोग उसके लिए कैसे लड़ें? मुझे लगता नहीं है कि मेरी ऐसी हैसियत कोई है कि मैं आपको मशवरा दे सकूं। मैं इस मामले में बहुत साफ कहूं कि दो बातें मैं कह सकता हूं कि हर तरह के कट्टरपंथ से लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो, चाहे खालिस्तानी कट्टरपंथ हो, जो भी कट्टरपंथ है उसके साथ लड़ाई लड़नी होगी। और एक बात समझना होगा कि एक तरह का कट्टरपंथ दूसरे तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। अक्सर मान लिया जाता है बहुसंख्यक कट्टरपंथ ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बहुसंख्यक कट्टरपंथ की दिक्कत यह है कि ये जब बढ़ता है
तो अल्पसंख्यक समाजों को कमरे में बंद करता जाता है, लगातार खोल छोटी करता जाता है, कॉमन एरिया में रहना मुश्किल कर देता है, एक तरह के घेटोज़ में रहना, और लगातार उनके कट्टरपंथियों को ये मौका दे देता है कहने का कि देखो तुम बहुत लिबरल बन रहे थे, तुम्हारे साथ ये वाला व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ कट्टरपंथ को बढ़ाने का काम करता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे मतलब मेरी किस्मत कुछ ऐसी आप कह लीजिए अच्छी या बुरी, बुरी ही कहूँगा मैं, कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो मैं यूपी में था, गोरखपुर में था, जब गोधरा हुआ तो मैं गुजरात में था, और इन दोनों समाजों को अगले 2-3 सालों में बदलते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिकता के 2 बड़े प्रयोग हुए हैं उनको मैंने करीब से देखा और उनके परिणाम को भी मैंने देखा। और ये परिणाम सिर्फ इतना नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तरह का अभियान चल रहा है, वो तो हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं और उससे जितना लड़ पाते हैं लड़ रहे हैं। ये दरअसल अल्पसंख्यक समाजों और बहुसंख्यक समाजों को नष्ट करने का काम कर रहा है। बहुसंख्यक समाज की मैं बात करूं कि हमारी जिस युवा पीढ़ी के एक बड़े हिस्से को तर्क से परे कर दिया गया है, इतिहास से परे कर दिया गया है, ज्ञान से परे कर दिया गया है, या धैर्य से परे कर दिया है। आप सोचिए अगर 2 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं तो भविष्य क्या होगा। और इसी की प्रतिक्रिया दूसरी तरफ भी हो रही है। इसलिए अपने मुस्लिम दोस्तों को तो मैं बस एक बात कहता हूं कि बच्चों को जी भर के पढ़ाओ। ये बड़ा अजीब सा बुढ़ों वाला, लेकिन अब उसी तरफ जा रहा हूं तो उस तरह का होता है। तो मैं एक बात कहता हूं कि बच्चों को जी भर के पढ़ाओ, आपके लिए ये गोल्डन मौका है। डिकेंस की एक लाइन है जहां से वो शुरुआत करते हैं, दोज वर बेस्ट ऑफ द टाइम्स, दोज वर वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। वो सबसे शानदार समय था और वो सबसे बुरा समय था। तो जो सबसे बुरा समय होता है कई बार बहुत शानदार समय होता है। आप सोचिए 47 के पहले जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे देश में पैदा हुए, 47 के बाद क्यों नहीं हुए। आप साइंस को उठा के देख लीजिए, होमी जहांगीर भाभा, आप पॉलिटिक्स को उठा के देख लीजिए, पोएट्री को उठा के देख लीजिए, सब उठा के देख लीजिए। 47 के पहले इतना संकट था लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हो रहे थे। 47 के बाद कुमार विश्वास पैदा हो रहे हैं। आप खुद देखिए किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। नहीं, उस तरह की टावरिंग पर्सनालिटीज कहाँ हैं हमारे आसपास। गांधी ही नहीं है, नेहरू नहीं है, सावरकर जैसे दक्षिणपंथी भी नहीं है। भाई सावरकर कम से कम पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इंग्लैंड में रह के आए थे। अभी के जो दक्षिणपंथी हैं उनकी कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। तो एक बात मैं कह रहा हूं कि मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जैसे लाखों लोग साथ में खड़े हैं। और दरअसल ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जिस देश का सपना देखा था उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आपके ऊपर बात सीधे आ रही होगी, हमारे पास घूम के आ रही होगी, लेकिन आती हम तक भी है। तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम भी, हमारे बच्चे भी लड़ेंगे लड़ाई, ये पक्की बात है। और तीसरी बात कि इसको अपना बेस्ट टाइम बनाने की कोशिश कीजिए, बच्चों को जी भर के पढ़ाइए और जितना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है उतना ज्ञान दीजिए। मैं यह कतई नहीं कहूँगा धर्म से दूर रखिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कहीं भी धर्म सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिज़म हो, इस्लाम हो। सारी किताबें बहुत शानदार हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अपने तरीके से धर्म को पालन कीजिए, लेकिन सारी समस्याओं का हल वहीं ढूंढने जाएंगे तो बार बार निराश होंगे। हो गया? और सवाल है भी? अच्छा हाँ प्लीज़। आखिरी लास्ट जी। 2 सवाल है। जी जी। आपने बताया कि ये जो राष्ट्रपिता को हत्या करने वाले संगठन है, उसको अगर हम बैन कर देते तो लोकतंत्र नहीं होता था। क्या उसके कुछ पर्याय के लिए काम किया गया कि इन लोगों की प्रभाव में बाकी जनता का दिमाग में आए, इसके लिए कुछ काम किया गया? बहुत काम किया गया। देखिए साइंटिफिक था वो, यही तो था। हम लोग जब छोटे थे, और यहाँ बहुत लोगों को वो याद होगा, तो स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो नारा लगता था, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदू, एक सवाल और है, रुक जाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में सब भाई भाई, ये सब नारे लगते थे ना, जिनको हमारे नायक की तरह बताया जाता था। उनके आवश्यक गुण ये थे कि सांप्रदायिक नहीं थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। तो ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से बनाया गया वो इसीलिए था, और इसी वजह से 70 साल लग गए यहाँ। उसके बाद जाके हुआ है जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन कम से कम ये था कि शासन की तरफ से, ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक नफरत थी नहीं, लेकिन शासन उसको बढ़ावा नहीं देता था, फिल्में उसको बढ़ावा नहीं देती थी, न्यूज़ छपता था 2 समुदायों के बीच में संघर्ष। अभी क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने हत्या की है तो नाम के साथ छपेगा, और बिना नाम के साथ छपा है तो समझ जाइए कोई हिंदू होगा। ये सब नहीं था, ऐसा मीडिया हमारा नहीं था। तो जिस तरह का सारा कुछ था उसके चलते ही 70 साल तक चीज़ें नॉर्मल चली हैं। उसी के चलते मैं आप यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं।
वरना हम आप भी वैसे ही होते हैं, हम सबकी बचपन की ट्रेनिंग तो उसी तरह के समाजों में शुरू होती है। तो हुआ तो था, बहुत कुछ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कमियां रह गई। और बैन होने वाला जरा जो मामला है ना, आप मान लीजिए आरएसएस को बैन कर देते, बीएसएस बन जाता, एचएसएस बन जाता, कहाँ कहाँ बैन करेंगे। विचार की लड़ाई बैन करके कभी नहीं होती है, विचार की लड़ाई विचार के स्तर पर ही हो सकती है हमेशा। इसलिए बैन तो आज भी कोई कहे आरएसएस को बैन कर दो तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि बैन नहीं। कुछ किताबें हो सकता है जिनको बैन करना किसी समाज में किसी वक्त में ज़रूरी हो, लेकिन किताबें बैन करना भी बेसिकली तानाशाही है। किसी भी तरह की किताब को बैन करना तानाशाही है। अगर किताबें बैन जिस सेकुलर राष्ट्र का सपना ये देख रहे थे कि सारी चीज़ें हो रही थी, इसमें आरक्षण एक टूल है, ये साइंटिफिक है। तो जो कालेलकर आयोग बना था वो इतने सालों तक बसते में क्यों रहा, ये इसका कुछ उत्तर नहीं मिल रहा। में बैठे हुए लोग थे, उनके लिए भी उसको स्वीकार कर पाना इतना आसान काम नहीं था। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा ना कि जो सत्ता में बैठे थे उनके लिए सब कुछ स्वीकार कर पाना आसान काम नहीं था। नेहरू अकेले नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें आप देखिए ना, जो बिल था जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, नेहरू टुकड़ों में पास करा पाया ना हिंदू कोड बिल। क्यों? नेहरू वॉज द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन जब वो बिल तैयार होता है, और नेहरू ने अम्बेडकर से कहा था, और उस बिल को बनाने में नेहरू की भी भूमिका थी। और हिंदू कोड बिल अगर नेहरू का चलता तो वो एक बार में पूर्ण बहुमत से पास करा के मामला खत्म कर देते। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खिलाफ, जो मैंने कहा कि कांग्रेस सारी प्रोग्रेसिव थी, ये मान लेना बेकार हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, सांप्रदायिक नहीं थे, लेकिन उतने प्रोग्रेसिव भी नहीं थे। यही वजह बहुत सारे बिल ऐसे आप देखेंगे उसको टुकड़ों में पास कराया गया। बाबा साहब तो नाराज होकर बाहर निकल गए, नेहरू जी कैसे पास कराते, तो टुकड़ों में पास कराया उसको। बहुत सारी चीज़ें नेहरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो समाज हमारा अगर कॉम्प्लेक्स है तो समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। मामला ये था कि जो लोग लीडरशिप में थे वो कम से कम लिमिटेड सेंस में ही प्रोग्रेसिव थे, सेकुलर थे और सांप्रदायिक नहीं थे। मेरा क्वेश्चन मौलाना जी की उनकी लाइन, मौलाना आजाद का, यस, क्योंकि हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमेशा बढ़ावा दिया। उनके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना जी। तो मौलाना जी खुद होम स्कूल थे और उनका करियर इसमें मीडिया में था, वो जर्नलिस्ट थे। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी, IIT बनाए, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत सारा फोकस दिया, फंडामेंटल एजुकेशन पे। तो उनके और नेहरू जी के बीच में, जैसे आपने नेहरू और पटेल जी के बीच में काफी उनके संबंध कैसे थे या उनमें क्या ब्रीफिंग्स होती थी, तो वो नेहरू जी का और मौलाना जी का कैसा संबंध था, और इन दोनों के अलावा और क्या और मदद ली गई थी जब ये फर्स्ट इनिशियल फाउंडेशन बनाई जा रही थी हमारे देश के फर्स्ट जो हमारा कैबिनेट था उससे? होता है कि मतलब आगे आगे जो लोग थे उनका नाम लिया जाता है। महिलाएं थी, महिलाओं से संबंधित जो कानून बने हैं, कई गायत्री मुखर्जी थी और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत शानदार रोल निभाया। संविधान सभा की बहसें सारी अवेलेबल है, उसको पढ़ना चाहिए। मौलाना साहब के बारे में दो बातें जानिए आप। पहली बात तो ये कि होम स्कूल कह देना ना थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है, उन्होंने डिग्रियां नहीं ली थी, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस लेवल की उन्होंने पढ़ाई की थी, ख़ासतौर पर इस्लामी थियज़म में जिस तरह की उन्होंने पढ़ाई की थी, वो उस ज़माने में अपने आप में बहुत अलग थी और बहुत ज़्यादा थी। इस्लामी मामलों के बड़े विद्वान थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सांप्रदायिक जो लोग थे वो कुरान के सहारे जो आरोप लगाते थे, कुरान के सहारे ही वो जवाब देते थे। रहा सवाल पत्रकारिता का, चाहे वो अल हिलाल हो या उसके बाद हो, शुरुआत उन्होंने ज़रूर पत्रकारिता से की थी, लेकिन ये कहना कि पत्रकार थे ये अपने आप में भी उनको छोटा कर देना होगा, क्योंकि पत्रकारिता भी अखबार ऐसे नहीं निकाल रहे थे कि पत्रकारिता करनी थी। अखबार ऐसे निकाल रहे थे कि उनकी एक दृष्टि थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता शामिल थी। देखो उस समय सबसे बड़ी बहस क्या थी, समझना चाहिए, दो लाइन में समझने वाली बात है। इस्लामिक जो मुसलमान लोग थे उनके अंदर सबसे बड़ी बहस दो ही थी। एक बहस ये थी, मतलब एक दो ही मुद्दे थे जिन पे बहस थी। एक हिस्सा ये कहता था, जिसमें इकबाल साहब शामिल थे, कि उम्मत के अलावा इस्लाम किसी और के साथ नहीं रह सकता है। जो मुल्क बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी उम्मत का बन सकता है, यानी एक देश में मुसलमान किसी और के साथ नहीं रह सकता है। ये इकबाल साहब कह रहे थे, वो बहुत मज़ेदार बहस है, पढ़नी चाहिए। और उसका जवाब कौन दे रहा था? कोई हिंदू नेता नहीं दे रहा था। हिंदू नेता कहाँ से देता? वो तो मार कुरान हदीस सब कोट कर रहे थे, हिंदू नेता कहाँ से कर लेता? उसका जवाब दे रहे थे मौलाना अरशद मदनी। उतना ही लंबा आर्टिकल लिख रहे थे, कुरान को कोट कर रहे थे, हदीस को कोट कर रहे थे, और कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुल्क होगा तो ही मुसलमान रह सकता है, मुसलमान हिंदू के साथ भी रह सकता है। इस बहस का मतलब क्या है?
एक हिस्सा ये कह रहा था कि मुसलमानों का या तो अलग मुल्क हो। इकबाल के ज़माने में मुल्क की बात नहीं थी, इकबाल के ज़माने में थी कि एक एरिया ऐसा मुस्लिम बहुल हो जो हिंदुस्तान के अंदर ही हो, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्वायत्त हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा स्टेट हो जो थोड़ा सा ऑटोनॉमस हो। बाद में वही बहस पाकिस्तान तक पहुंचती है। तो सारी बहस यही थी कि एक हिस्सा कह रहा था कि मुसलमानों का अपना देश होना चाहिए, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरा हिस्सा कह रहा था कि नहीं, मुसलमान हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। अब मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग जो हैं वो धार्मिक स्तर पर इसका मुकाबला कर रहे थे। मौलाना आज़ाद धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों लेवल पर इसका मुकाबला कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक भाषण अगर कहीं मिल जाए उनका, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर, जामा मस्जिद के मेंबर से जो उन्होंने भाषण दिया है, और वो 1947 का भाषण है। ढेर सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं और मौलाना साहब वहां खड़े होकर भाषण दे रहे हैं जिसमें उनका दर्द छलकता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वहां वो बताते हैं कि अभी तुम आए थे वहां नदी पार करके, और ऐसे और ऐसे। वो भाषण सुनिए, उनकी पूरी पॉलिटिकल दृष्टि समझ में आती है। और आज जो लोग उनको अनपढ़ कहते हैं ना, या बिना पढ़ा लिखा कहते हैं, नेहरू जी ने बिना पढ़े लिखे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया, वो उनके सामने बहुत बौने नजर आएंगे। उनकी असली या फर्जी जैसी भी डिग्रियां हैं वो उनके सामने बहुत छोटी नजर आएंगी। तो मौलाना साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बनने वालों, मतलब पाकिस्तान का की मुखालिफत करने वाले सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर अगर कोई दो थे तो बादशाह खान थे और मौलाना साहब थे। और मौलाना साहब से नेहरू जी का रिश्ता ये था कि जब मिलना होता था तो नेहरू जी पैदल चल के उनके घर जाते थे। तो आपसी सम्मान था, लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारी असहमतियां थीं, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, मैंने बताया जी, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, मैंने बताया। सर आज का युवा कट्टरपंथी आदर्शों की ओर बहुत आकर्षित है और उनकी ओर ज्यादा झुकाव रखता है। मैंने भी नेहरू और गांधी को पढ़ा है, इसमें मेरे मन में उनके प्रति करुणा का भाव है, लेकिन कट्टरपंथी रवैयों को बदलना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं, युवा आदर्श को चुनने में क्या असफल हो रहे हैं राजनेता युवाओं में? इसका जवाब तो आपको देना, रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। मुझे ये सवाल, हमारे नासिक में एक बड़े नाम के बुजुर्ग आए और उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया, मतलब उनको रिस्पांस क्यों, मतलब युवा? देखो, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होता है ना कि जिस समय जो फैशन में होता है युवा उसके पीछे भागता है। ये एक सच्चाई है। जिस समय जो फैशन में होता है, एक समय था सारे लोग वामपंथी हो रहे थे। एक दौर था कि सारे जो पढ़ने लिखने वाले तेज युवा होते थे सब वामपंथी होते थे। एक दौर था आज़ादी की लड़ाई का दौर था कि सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे कभी नहीं होते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा जाते हैं वो लगता है सारे जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा 30-40% दिखाई देता है, क्योंकि किसी में युवा बूढ़े किसी में देखोगे तो 3 तरह का डिवीज़न होता है। 30% वो होते हैं जो फैशन के पीछे भागते हुए दिखते हैं। 30% के या 40% ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, जो पानी का रुख देखते हैं, जहाँ फाइनली जाएगा वहाँ खड़े हो जाएंगे, या फिर सोचते हैं हमें इसमें पढ़ना नहीं है, अपनी ज़िंदगी जीना है। और बाकी जो हिस्सा होता है वो मुखालिफत करने वाला होता है, वो हमेशा हवा के खिलाफ खड़ा होता है। तो अभी हवा चल रही है, पलटेगी, पलट जाएंगे। हिंसा की बात, गुंडागर्दी की बात, ये बात, एक बात हमेशा कही जाती है कि हिटलर को सेना कहाँ से मिली, और उसके लिए यूरोपियन लिटरेचर में जो वर्ड, वो टर्म यूज़ किया था, उसका हिंदी अनुवाद है पीले बीमार चेहरे। ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनके पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं था, जो हर तरह से परेशान थे, जो मतलब प्रेम करने की स्थिति में भी नहीं थे क्योंकि उनका जीवन ऐसा नहीं हो पा रहा था। उनको एक गर्व मिला कि तुम आर्य हो, यहूदी मिले कि तुम इनसे श्रेष्ठ हो, तो वो उनके पीछे चल पड़े। तो ऐसे युवाओं की एक लंबी फौज हिंदुस्तान में बनाई गई। रोजगार है नहीं, पिता परेशान हैं, दुनिया भर की परेशानियां। गर्व करने के लिए क्या है? जाति है, धर्म है, और एक मोदी जी हैं। 3 ही चीज़ है गर्व करने के लिए, उसके पीछे चल रहे हैं। सर जी, मैं अपडेट आज के बारे में पूछना चाहता हूँ। आज एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, तो मुझे लगता है कि वो हुकुमशाही की तरफ एक जाहिर तौर पर देखिए, उसको एक लाइन, तो मूल सिद्धांत है, अगर यहाँ लायर्स बैठे होंगे, कानूनविद बैठे होंगे तो मुझे सही कर देंगे अगर मैं गलत हूँ, कि जब तक कोई आदमी दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है उसको निर्दोष माना जाता है। कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। जब 30 दिन आदमी जेल में रहेगा सिर्फ मुकदमे के आधार पर, PMLA के आधार पर, अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। और हमारे दिल्ली में तो एग्जाम्पल है, केजरीवाल को जेल में रखा गया, सोरेन को जेल में रखा गया, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया, और कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। तो आप 30 दिन तक किसी को जेल में रखते हैं, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, और कहते हैं उसको कुर्सी से हटा देंगे। और प्रैक्टिकली क्या है, मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी का मन किया एक बार फिर पलटें,
तो उनको 30 दिन के लिए जेल में रख दीजिए और अपने किसी आदमी को गद्दी पर बिठा दीजिए। तो तानाशाही की तरफ तो है ही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान का और हमारे कानून का जो मूल है उसको पलटने की कोशिश की जा रही है कि सिद्ध होने से पहले अपराधी माना जा रहा है। भाई उमर खालिद 5 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है। खालिद सैफी भाई आज फिर चले गए, 10 दिन के लिए उनको मिला हुआ था। इन सारे लोगों के ऊपर कुछ सिद्धि नहीं हुआ है अभी तक ढंग से मुकदमा नहीं शुरू हुआ और 5-5 साल जेल में है। हम अपराधी मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना जी। इसकी वजह से नहीं, ऐसा लग रहा था कि लास्ट के 5-6 महीनों में जो कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं। जी मैम, आपने बोला था कि कोई पढ़े लिखे हुए हैं या कुछ ज़्यादा ऐसे लोग हुए नहीं जो पहले हुए थे, तो फिर आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? राहुल गांधी किसी भी हालत में पंडित नेहरू से भी कम तो है ही। अभी पंडित नेहरू से भी कम तो है ही। अभी पंडित नेहरू के आगे जब सिद्ध करेंगे तो मैं बात करूंगा। दूसरा, एक सामान्य बात मैं कर रहा था कि मुश्किल वक्तों में आप देखिए ना, यूरोप में जिस समय सारा उथल पुथल चल रहा था, जिस समय क्या कहते हैं औद्योगिक क्रांति वगैरह हो रही थी, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा होते हैं, कितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं। अब नहीं है, यह हकीकत है। तो मुश्किल वक्तों में सर्वश्रेष्ठ कला पैदा होती है, सर्वश्रेष्ठ विद्वत्ता पैदा होती है, सबसे अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं, सबसे शानदार जो दुनिया की कविताएं लिखी जाती हैं। आज आप देखिए, अगर आपको दुनिया की सबसे सुंदर कविताएं पढ़नी हो तो ईरान की कविताएं पढ़िए, फ़लस्तीन के कवियों की कविताएं आप पढ़िए, अफ्रीका के कवियों की कविताएं पढ़िए आप। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन जगहों पर बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा रही हैं। कोई समस्या नहीं है उतनी बड़ी। तो जब भी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जब भी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आता है। जैसे मैं कहता हूं कि आदमी सबसे तेज गति में तब दौड़ता है जब कुत्ता दौड़ा रहा होता है। तो वैसे ही जितनी मुश्किल होती है उतना बेहतर हम करते हैं। रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल को अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। अभी तो सब कुछ जो प्रूव किया विपक्ष के नेता के रूप में प्रूव किया। आप ही की तरह मैं भी चाहता हूँ गद्दी पर बैठे और फिर देखें कि 10 साल में कुछ सिद्ध करके दिखाते हैं कि नहीं। आप मीडिया के बारे में बोल रहे थे। किसके? मीडिया के बारे में कि हम लोग भी जो उन्होंने बोला वैसे हम आपका, रवीश कुमार का, अभिषेक का, इन लोगों को फॉलो करते हैं और लोगों को सुनते हैं। और उन्होंने बोला है, रवीश कुमार ने तो ये बोला है कि आप न्यूज़ मत देखा कीजिए, और जब भी हम देखते तो मतलब सरदर्द होता है, उसमें न्यूज़ होती नहीं है, किसी ना किसी की एडवर्टाइज होती है, तो हम करें क्या? देखिए, जो रवीश ने कहा और जो मैंने कहा, मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं कि मान लीजिए कि अभी कहीं भूकंप आ गया, तो आप कौन सा न्यूज़ आज भी देखने जाएंगे तुरंत की खबर के लिए? आप अशोक का चैनल नहीं देखेंगे, रवीश का चैनल भी नहीं देख। सब दोस्त हैं मेरे, सब हम लोग सब एक दूसरे से बात करते हैं, दुख सुख अपना कहते रहते हैं। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिसके बीच में हम लोग सहमत नहीं हैं। तो आप क्या देखने जाएंगे? अभी भी आप आज तक देखेंगे, NDTV देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने संसाधन हैं कि जहाँ भूकंप आया है वहाँ से आपको विजुअल दिखा पाएंगे, क्या सिचुएशन है वो दिखा पाएंगे। हमारे पास नहीं है। हम YouTube से जो कमा पा रहे हैं उसमें अगर इतना करने लगेंगे तो हमको हर महीने 2-4 लाख रुपए लोगों से उधार लेना पड़ेगा। जी, वही हम कह रहे हैं कि हम विश्लेषण कर रहे हैं। यही तो हमने कहा कि चाहे रवीश हो, चाहे मैं हूं, चाहे बल्कि अजित इस मामले में है, अजित फील्ड पे जाते हैं और बाकी सब करते हैं, और भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इतने कम संसाधनों में, कोई 2 कमरे में कर रहा है, कोई 4 कमरे में कर रहा है, कोई 3 लोगों की टीम के साथ कर रहा है, कि हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस की अपनी एक भूमिका होगी, लेकिन आज के समय में चीज़ें जितनी तेज़ हो गई हैं, मीडिया की अपनी एक भूमिका है तुरंत खबर देने के बारे में, और उसी में खेल कर दिया जाता है। एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि न्यूज़ को ट्विस्टेड तरीके से वो पहले ही पेश कर चुके होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पास, जैसे NDTV कुछ समय तक था, आपके पास ऐसा चैनल होता कि कोई न्यूज़ आती और एक सही नज़रिए के साथ उसी समय बता देता, तो वो बेहतर होता ना। अब जितने लोग वो ट्विस्टेड न्यूज़ देखते हैं, सब आके हमें तो नहीं देखते, तो बहुत सारे लोगों को लगता है वही सही है। ये मेरे कहने का मतलब था। बाकी हमें देखते रहिए। बहुत